गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। क्या क्या उम्मीदें लेकर आप ये सेशन अटेंड करने आए? एक आंसर, बेहतर उत्तर लेखन आप सीख पाए, ठीक है। इसके अलावा इतना हो जाए कि लिस्ट में नाम आ जाए। आकांक्षाएं काफी महत्वपूर्ण है जी। इसके अलावा रैंक आ जाए। आंसर स्ट्रक्चर कैसे करें, ठीक है। ये हुआ एक स्पेसिफिक आंसर। लाइक एक क्लास जब आप अटेंड कर रहे हो तो वहां से क्या सीखना चाह रहे हो। बेसिक ये तो है कि सिलेक्शन तो अंतिम लक्ष्य है, लिस्ट में नाम आ जाए और प्रभु की कृपा से टॉप 10 में नाम आ जाए, है ना। ये तो सबकी आकांक्षा है ही, जिसके साथ हमने तैयारी शुरू की है। चलिए, सेशन का उद्देश्य पता है, उत्तर लेखन या आंसर राइटिंग सेशन है। सेशन में मैं आगे बढ़ूं, कुछ बहुत छोटी छोटी मूलभूत सी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम हायर लेवल की चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस सबको क्लियर है? एग्जाम स्कीम सबको क्लियर है? मेंस में कितने पेपर हैं टोटल? 9 पेपर हैं। अच्छा, इन 9 पेपर में जीएस के कितने पेपर हैं? 4 पेपर, 250 अंक का एक पेपर। उसके साथ ही एक ऐसे या निबंध का पेपर भी है। साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम चूज करते हैं उस पर आधारित 2 पेपर हमारे होते हैं, और प्लस हमारे लैंग्वेज पेपर। यानी कि ये हमने देखा तो हमें यहाँ से जो चीज समझ में आई वो ये है कि आंसर राइटिंग का सिलेक्शन में काफी महत्व है। और ये महत्व कितना है? टोटल परीक्षा कितने अंकों की है? 2025। इसमें से 1750 या यूं कहें कि लगभग 85% का योगदान कहां से आ रहा है? आंसर राइटिंग से। जितना अच्छे से आप चीजों को पढ़ते हो और पढ़ के लिख पाते हो, वहीं से आपको अंक मिलते हैं। यानी मेंस आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, चयन आप चाहते हैं आपका हो, तो आप आंसर राइटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी सफलता का आधार स्तंभ है। 85-86% अगर किसी एक चरण का महत्व है तो आप उसका महत्व क्लियरली समझ सकते हो। तो अगर आपको सफल होना है तो आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। और साथ ही मेंस जो है आपको क्या अवसर देता है कि आप अपनी विश्लेषणात्मक दक्षता, अपनी अच्छी समझ, अपने बेहतर संचार कौशल का परिचय एग्जामिनर को दे पाएं, उससे वो प्रभावित हो और आपको बेहतर अंक दे। तो प्रत्यक्ष तो महत्व है ही कि जब हम, ठीक है, अच्छे आंसर लिख रहे हैं तो चूंकि हमारा रिजल्ट ही आंसर से होने वाला है। 86% के आसपास वेटेज मेंस का है और मेंस में हमें लिखना पड़ता है, यानी आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष महत्व भी है कि यहाँ से आपकी जो दक्षताएं हैं उनका प्रमाण एग्जामिनर तक पहुंचता है, और अगर उससे वो प्रभावित होते हैं तो आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर अंक मिलते हैं। सामान्यतः एक भ्रम होता है। भ्रम क्या है? कि हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया तो हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर ही देंगे। क्या ये सत्य है? जब तक आप लेखन अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप जितना भी पढ़ लें, जो आपने पढ़ा है उसे सही ढंग से परीक्षा तक पहुंचा पा रहे हैं, ये एंश्योर नहीं हो पाएगा। और ये 2 चरण पर एंश्योर नहीं होता। इवन
मेरा तो मानना है कि जब तक आप लेखन अभ्यास नहीं करोगे आप पढ़ भी सही से नहीं सकते, अध्ययन भी सही से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब लिखते टाइम आपने कुछ चुनौतियों का सामना किया ही नहीं, तो आप उन चीज़ों पर पढ़ते टाइम भी ध्यान नहीं दे पाते, तो जो आप पढ़ते हैं वो भी सही ढंग से पढ़ा नहीं जाता। और प्लस अगर आप लेखन अभ्यास नहीं कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे उसका परीक्षा में इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये क्लैरिटी भी आपको नहीं होती है। यूपीएससी परीक्षा की मांग आप सभी जानते हैं कि अलग है। अलग कैसे है? ये हमारे एकेडमिक्स की तरह नहीं है जहां लंबे लंबे उत्तर आपको लिखने हैं। थोड़ा भटक गए, कोई बात नहीं, हम फिर से रास्ते पर आ जाएंगे। क्या ये स्कोप यहाँ पर है? नहीं है। आपको जीएस के आंसर अगर लिखने हैं तो 150-250 शब्दों में, एक एक प्रश्न के अनेक भाग होते हैं, तो आपको उत्तर देना है तो टू द पॉइंट देना है, आपके पास भटकने का चांस नहीं है। तो इतना सटीक बंधा हुआ उत्तर आप लिख पाए जिसमें कोई भटकाव ना हो, टू द पॉइंट हो, क्वालिटी हो, ऐसे उत्तर लिखने से पहले उत्तर लेखन कला का अभ्यास जरूरी हो जाता है। एक प्रश्न मेरा आप लोगों से और है, आपके अनुसार उत्तर लेखन क्या है, कला या विज्ञान? सोचिएगा और जरा बताइएगा। कला है, विज्ञान नहीं है। आप पाएंगे कि उत्तर लेखन कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। और ये मैंने क्यों बताया? देखिए, कला के क्या पहलू हम उत्तर लेखन में देखते हैं? कला जीवंत होती है, वो भाव उत्तर लेखन में भी होना चाहिए। बहुत डल आपका आंसर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। साथ ही सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आप दिखा सकते हैं, अपनी विचार अभिव्यक्ति के स्तर पे आप दिखा सकते हो। ये सब किसकी विशेषताएं हैं? कला की विशेषता है। लेकिन क्या सिर्फ कला ही है आंसर राइटिंग? कलाकार क्या करते हैं? घंटों बैठ गए, एक ही विषय पर सोच रहे हैं, एक ही चित्र बना रहे हैं। क्या ये अनुमति आपको है? या सिर्फ आप अमूर्त या कलात्मक तरह की चीजें ही लिखें, ये अनुमति आपको है? नहीं है। आपको तथ्य देने पड़ेंगे, आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, आप में जानकारी की स्पष्टता होनी चाहिए, आपके उत्तर में संरचना होनी चाहिए। तो ये सारे भाग कहाँ से जुड़ जाते हैं? विज्ञान से जुड़ जाते हैं। तो जो अच्छा उत्तर है वो कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। ये बताना क्यों जरूरी है? इसलिए ताकि आप समझ पाएं कि जो अभी तक कर पा रहे थे उसकी तुलना में जो अब करना है वो कैसे अलग है। मेरा भी अनुभव और शायद आप लोगों का भी अनुभव होगा कि एकेडमिक्स में हम लंबा लंबा एक ही आइडिया पर लिखे जा रहे हैं, थोड़ा सा साहित्यिक वाला टच ज़्यादा आ जाता है अगर हम इस तरह के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खाली या कोरा बात करने से काम नहीं चलेगा, बातों के पीछे प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण कहाँ से आएंगे? तथ्यों से आएंगे, आंकड़ों से आएंगे, उदाहरण होने चाहिए। जो आप तर्क दे रहे हो आपको उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। तो जो दोनों का बेहतर संयोजन होता है वहीं से अच्छे उत्तर निकल कर आते हैं। तो अभी तक बहुत ही बेसिक सी बात हमने की है, आंसर राइटिंग का क्या महत्व है, क्योंकि अगर परीक्षा में सफल होना है तो आपको आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी। सिर्फ अच्छे उत्तर लेखन के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में पढ़ने के लिए भी आंसर राइटिंग जरूरी है। इसका मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देकर अगर आपको बताना चाहूँ तो आपसे किसी भी टर्म को लेकर परिभाषा पूछ दी जाती है एग्जाम में। कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, जैसे बहुत बेसिक मैं कहूँ एनपीए से आप क्या समझते हो? एनपीए हमने खूब पढ़ा, लेकिन कभी सोचा नहीं कि जब इस एनपीए को परिभाषित करना पड़ेगा तो मेरी परिभाषा में क्या होगा। समझो, सूखा हमने बहुत पढ़ा, बहुत कॉमन टॉपिक है सूखा, बाढ़, चक्रवात, कुछ भी। लेकिन जब इसी सूखे को मुझे परिभाषित करना पड़ेगा तो मेरी अच्छी परिभाषा कैसे आएगी? सूखा हमारे दिमाग में एक इमेज है कि अच्छा सूखा ऐसा ऐसा होता है, उसके अनुरूप हमने सारे उच्च स्तर की चीजें पढ़ ली, लेकिन सूखे की परिभाषा के बारे में कभी विचार किया ही नहीं। अब जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले हम टेस्ट दे रहे हैं, तो जब हम टेस्ट देते हैं, लेखन अभ्यास करते हैं, तब कोई प्रश्न आपके सामने आए कि सूखे से आप क्या समझते हो, विभिन्न आधारों पर सूखे को वर्गीकृत कीजिए। उस दिन आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि कई बार हम उच्च स्तर की चीजें तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो बहुत ही मूलभूत और आम चीजें होती हैं उन पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसके चलते हमारे उत्तर की गुणवत्ता प्रभावित हो जाते। उस दिन से जब भी आप कोई की टर्म देखोगे, कोई की वाक्यांश देखोगे, सबसे पहले सही से उसका अर्थ समझने की कोशिश करोगे और आप ये खोजोगे कि देखिए आम बोलचाल वाला अर्थ नहीं, अगर औपचारिक भाषा का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए इस टर्म को मुझे परिभाषित करना है तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी। आपके अध्ययन में ये चीज शामिल हो जाएगी। तो उत्तर लेखन ना सिर्फ उत्तर लेखन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण को भी अधिक व्यवस्थित और सुसंगत बनाने का काम करता है। और ध्यान रहे कि ये जो उत्तर लेखन है ये कला और विज्ञान दोनों की विशेषताओं को कैरी करता है। अब मैं आगे डिस्कशन को बढ़ाऊं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप लोगों के लिए काम है। ये टॉपिक देखिए और आपके पास 2 से 3 मिनट का समय है। आप इस टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। आप 3 से 4 मिनट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक है, मैं पढ़ देती हूँ टॉपिक। यूपीएससी द्वारा ही पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन है जो इजी है, आप सब समझ पाएंगे, लिंक कर पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। आपके पास 3 से 4 मिनट का समय है। इस समय में इस क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, समझिए कि क्या ये क्वेश्चन चाहता है और क्या विषय सामग्री हम सोच पा रहे हैं। ये काम आपको करना है। ये टॉपिक सभी को दिया गया है ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, तो इस टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्म करना आपको, इस क्वेश्चन पर। स्टार्ट करें, चलिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर खोजना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया ताकि जब आप इसे ब्रेनस्टॉर्म करो तो ये समझ पाओ कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस प्रश्न का अर्थ क्या समझा। कोई भी बताना चाहेगा क्या इस प्रश्न का अर्थ है? बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। जी। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है। वैचारिक विविधता कम होगी, संवेदनशीलता कम होगी, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ठीक है, ठीक है। बढ़ती प्रौद्योगिकी के सामाजिकरण पर दुष्प्रभाव। ठीक है, एक डायमेंशन ये हमें मिला। जी।
अलग अलग स्थान पर सामाजिकरण होता है। इनका कहना है पहले माता पिता के साथ या मुख्यतः माता के साथ, फिर परिवार, फिर समाज, विद्यालय। ठीक है, सारी जगह पर मोबाइल है जो उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा देखिए, एक सिंपल सी बात जो यहाँ पर समझने की है, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी भाग आता है किसी भी प्रश्न की मांग को समझना। आप लोग ठीक समझ रहे हैं मांग को, लेकिन अगर कॉन्क्रीट वे से इसका अर्थ बताया जाए, क्वेश्चन का क्या निकल रहा है कि बच्चों को हम पालते थे, पहले माता पिता बच्चों पर ध्यान देते थे, प्यार दुलार करते थे, शारीरिक संपर्क संभव हो पाता था, सामाजिक जुड़ाव संभव हो पाता था। अब उन सब चीजों को किसने रिप्लेस कर दिया है? मोबाइल फोन ने। एक चीज ध्यान रहे, यहां पर बच्चों के द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि माता पिता जिनके माध्यम से बच्चे चीजें सीखते हैं या वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिससे बच्चे कुछ सीखते हैं, उनके हाथ अब बच्चों के प्यार दुलार के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि उनके हाथों को किसने जकड़ लिया है? मोबाइल फोन ने जकड़ लिया है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात जो समझ में आती है वो क्या है कि किसी भी प्रश्न की मांग को सही से समझना। अगर आप मांग को समझेंगे तभी आप देखोगे कि सही दिशा में उत्तर लिख पाएंगे। अब उसके बाद पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत सारे हो सकते हैं कि बच्चों का भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता है ना, सामाजिकरण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है क्योंकि वो चीजें सीख ही नहीं पाते। अगर माता पिता अत्यधिक समय मोबाइल फोन सबके साथ बिता रहे हैं तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी आता है। भावनात्मक विकास बच्चों का बाधित हो जाता है, अलगाव, तनाव, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, बच्चे नकारात्मक दिशा में झुक जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, क्या प्रभाव सदैव नकारात्मक ही होगा? सकारात्मक भी है, बच्चे की लर्निंग स्किल बढ़ती हैं, टेक सेवी भी हो पाते हैं, है ना। तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है। इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करना मैंने पहले भी कहा था उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य जो है वो ये है कि आप जब इस प्रश्न को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे तो क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए, आपको उत्तर लेखन में किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये मैं जान पाऊं, इस उद्देश्य से आपको ये प्रश्न दिया गया था। तो आंसर राइटिंग को लेकर, उत्तर लेखन को लेकर आपके क्या क्या डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, भूमिका कैसे लिखें या परिचय कैसे लिखें? सबसे पहला डाउट तो यही है कि परिचय कैसे लिखें या इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। ठीक है, इसके बाद मांग। ठीक है, एक तो मांग भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरा इसमें आयाम क्या हो सकते हैं। किसी भी प्रश्न को जब हम पढ़ें तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से आयाम डिस्कस हो सकते हैं, तभी हम काम कर पाएंगे। इसके अलावा डाउट? हाँ, जस्ट आपने ऑपोजिट सोचा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के केस में हुआ था। इसीलिए मैंने पहले क्लियर किया था कि प्रश्न की मांग को समझना जरूरी है। यही है ना कि फिर सही मांग को हम समझे कैसे, कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, इसे हम कैसे सही से पकड़े, इस पर भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा ठीक है, विषय सामग्री, और उसमें भी स्पेसिफिक है कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। अच्छा, ठीक है, एक प्रश्न इसी में तथ्यों के बारे में भी है कि तथ्यों, या मैं साथ में उदाहरण भी लिख दूं, क्या स्कोप बनता है, कहां स्कोप बनता है, किस प्रकार से अगर तथ्यों उदाहरणों को शामिल करना है तो हमें शामिल करना चाहिए। शुरुआत, परिचय, भूमिका एक ही बात है। हम यहीं पर देख लेंगे कि भूमिका, परिचय या शुरुआत किस प्रकार की होनी चाहिए। हाँ, एक एक करके जी। हाँ, देखिए, जो चीज ज्यादा प्रमुख हो वो प्राथमिकता के साथ आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज के समय में बच्चों पर जो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या मोबाइल फोन पर अत्यधिक निर्भरता का जो मामला है, चाहे खुद बच्चों का हो, क्योंकि बच्चों का क्यों हो रहा है, क्योंकि माता पिता का हो रहा है ना। तो प्रभाव तो दोनों तरह के रहेंगे, लेकिन जो प्रमुख हो वो हम पहले लिखेंगे। तो अगर आप नकारात्मक पहले लिख रहे हैं तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। परेशान होने की बात यह है कि हम सकारात्मक सोच ही नहीं पाए।
ये प्रॉब्लम है ना। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे जो है आप आयाम की विविधता लाएं या एक तरफा दृष्टिकोण होने से आप बचें। इसके अलावा जी, अच्छा, निष्कर्ष किसमें आना चाहिए, किसमें नहीं आना चाहिए? सबसे पहले तो निष्कर्ष होना चाहिए या नहीं, और अगर हो तो निष्कर्ष किस प्रकार का हो सकता है, दोनों ही क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट ज्यादा है, विषय सामग्री ज्यादा है, हमें संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा, या फिर हमें प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी कि क्या लिखें क्या छोड़ें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा सुझाव, निष्कर्ष और उसी के साथ है सुझाव। कोई एक आवाज मुझे पीछे से आई जो थी टेल वर्ड्स या कमांड वर्ड्स के बारे में। टेल वर्ड्स, कमांड वर्ड क्या होते हैं? टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, सब क्या है? टेल वर्ड या कमांड वर्ड, ठीक है। किसी ने प्रस्तुतिकरण के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, है ना। आज के समय में प्रस्तुतिकरण तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या हम कर सकते हैं प्रस्तुतिकरण में, क्या हम नहीं कर सकते, साथ ही संरचना। आप देखोगे कई बार किसी प्रश्न का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे तो हम डिस्कस ही नहीं कर पाते, हम भूल जाते या हमें पता नहीं चलता कि वो आना चाहिए था। इससे सीधा सीधा क्या हुआ, मान लीजिए किसी प्रश्न में 2 भाग आने चाहिए थे, आपने सिर्फ एक ही को डिस्कस कर दिया, एक को छोड़ दिया, तो लगभग 40-50% मार्क्स तो आपके सीधा गए। तो स्ट्रक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, ध्यान देकर आपको काम करना है। इसके अलावा किसी की कोई डाउट? ठीक है, करंट अफेयर को कैसे लिंक करें या कैसे जोड़ें, अपने आंसर्स तक करंट अफेयर को कैसे लेकर आएं, यही एक पहलू रहा। अब हम बात करें, अगर कुछ और छोटा मोटा डाउट आपको जुड़ा हुआ समझ में आता है तो हम फ्लो में उसे लेकर चलेंगे। चलिए एक एक पहलू पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो एक अच्छे उत्तर के क्या क्या घटक होते हैं। आप लोगों के आधे प्रश्नों का जवाब यहीं से मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि ये घटक होते हैं, इन पर ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है, तो वो चीज आपके ध्यान में रहेगी, आप चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे, आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। अच्छे आंसर के क्या क्या घटक है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न की मांग को समझना, क्योंकि बिना मांग को समझे आप अच्छा उत्तर लिख ही नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा उत्तर लिखा, बड़े अच्छे डायमेंशन कवर किया, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपने किया है, लेकिन जरा सोचिए उसमें आपको 0 या 0.5 या 1 या 1.5 अंक मिले। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न की मांग को ही नहीं समझा। आपका उत्तर अच्छा उत्तर तब कहलाएगा जब प्रश्न की मांग के अनुरूप वो अच्छा उत्तर होगा। इंडिपेंडेंटली अच्छा उत्तर होने से कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो डायमेंशन है वो है प्रश्न की मांग। फिर आ जाती है आपकी विषय वस्तु, प्रस्तावना, संरचना, प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष और आपकी भाषा पर पकड़। ये सारे पहलू है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं सभी पहलुओं के बारे में। प्रश्न की मांग को लेकर मैंने 2-3 प्रकार के प्रश्न डाले हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जो अपने आप में सरल सहज है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उस प्रश्न की मांग क्या है, लेकिन सारे प्रश्न ऐसे नहीं होते। आपने देखा होगा यूपीएससी कुछ प्रश्न काफी कॉम्पैक्ट ढंग से पूछती है, सिर्फ एक लाइन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। या फिर कुछ प्रश्न 3, 4 या 5 लाइनों के पूछे जाते हैं जिसमें यह समझना अपने आप में सर का दर्द बन जाता है कि इस प्रश्न के उत्तर में आखिर लिखना क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी जो कंपोनेंट है वो है प्रश्न की मांग को समझना। देखिए पहला प्रश्न देखिए जरा, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? प्रोसेस कीजिए, क्योंकि जब प्रोसेस करोगे तभी मैसेज क्लियर हो पाएगा। क्या आपको लगता है या क्या आप सोचते हैं
कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है विवाह संस्कार के बारे में। आपको क्या लगता है कि विवाह संस्कार आधुनिक जीवन में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो जिन जिन मामलों में आपको लगता है कि अपना मूल्य खोता जा रहा है, देखिए ये था पहले, अब ये बदल गया, और कुछ चीजें हैं जो आज भी बनी हुई हैं। आप दोनों पक्ष को समझेंगे और लास्ट में अपने कंक्लूजन तक जाएंगे। प्रश्न की समझ में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, हमने देखा और समझ लिया, लेकिन ध्यान ये रहे एक चीज यहां पर समझनी जरूरी थी कि सिर्फ जो कथन कह रहा है उसी पक्ष में हम लिखें ये जरूरी नहीं है, आप दूसरा पक्ष भी दिखा सकते हो। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि मूल्य खोता जा रहा है? झुकाव किस तरफ है? देखिए प्रश्न का झुकाव है कि मूल्य खोता जा रहा है। इससे एक संभावना क्या बनेगी, हम उसी तरफ झुककर पूरा उत्तर लिख दें, लेकिन कुछ चीजें जो विवाह संस्कार में पहले भी थी आज भी चली आ रही हैं, उन चीजों पर हमारा ध्यान जाए ही ना। तो जब प्रश्न को देखो तो उसे अच्छे से समझो कि प्रश्न आपसे आखिर क्या जानना चाह रहा है, और उसके साथ निर्धारित करो कि आपको क्या लिखना है। दूसरा देखिए, काफी लंबा चौड़ा लेकिन तुलनात्मक रूप से आसान है ये प्रश्न भी। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इससे पहले के मिशन में हासिल नहीं किया गया? आपको एक तो ये बता देना है, सिंपल है। अच्छा, जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। दूसरी बात, आपको उन देशों की सूची दे देनी है। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण नियंत्रक केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया। तो भूमिका और उससे पहले अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियां क्या थी? प्रश्न देखने में काफी बड़ा भारी लग रहा है, लेकिन समझ के मामले में क्या इस प्रश्न में कोई जटिलता है? नहीं, एक एक पार्ट क्लियर करके पूछा गया है कि देखिए पहले ये हमें बता दीजिए, फिर ये और फिर ये, कोई जटिलता नहीं है। अब मैं थोड़े से जटिल प्रश्न आपको दिखाती हूं। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है, भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। दिखने में प्रश्न लग रहा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, हमने बहुत पढ़ा है, हमें बहुत आता है, लेकिन एग्जैक्टली ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, क्या लिखना है इसमें? ये तो समझ गए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े देने हैं, क्या क्या किस किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बताना है। बताना क्या है? सोचिए जरा, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। प्रश्न स्पेसिफिकली क्या कह रहा है कि ठीक है, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर रहे हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि हम तीव्रतर और समावेशिक आर्थिक समृद्धि को संभव बना पाए। जब हम परीक्षा हॉल में परीक्षा देने बैठते हैं, एक के बाद प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो सामान्यतः हम प्रश्न की सही मांग को समझने में चूक जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, आपको लिंक करना पड़ेगा मांग को समझने के लिए। जो की टर्म्स है उनको अंडरलाइन कीजिए। एक तरफ है तीव्रवर, दूसरा है समावेशी विकास, और इसको किससे जोड़ा हुआ है? हमारी आधारिक अवसंरचना में निवेश से। तो यहां पर यह पूछा गया है कि जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे जो हमारी ग्रोथ है वो कैसे रैपिड और इंक्लूसिव होगी, कैसे तीव्र और समावेशी होगी। इस चीज की आपको चर्चा करनी है, लेकिन ध्यान रहे किसके परिप्रेक्ष्य में? भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या किया है, उससे हमारी ग्रोथ कैसे तेज हुई है या होने की संभावना है, समावेशी विकास हुआ है या होने की संभावना है। तो आप देख रहे हो अलग थलग टर्म्स पड़ी हुई है। एक जगह लिखा हुआ है तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि, एक तरफ आधारिक अवसंरचना में निवेश, एक जगह लिखा हुआ है भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में। जब तक आप इस तरह के टर्म्स जो पूछी जाती हैं उनमें तालमेल नहीं बिठाओगे, उनको जोड़कर अपनी भाषा में प्रश्न का अर्थ समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि आते हुए भी हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक डायमेंशन आप एग्जाम में कवर करना
भूल जाएं। जैसे हो सकता है किसी बच्चे ने इस प्रश्न में आधारिक अवसंरचना या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन उसने कैसे ये इन्वेस्टमेंट तीव्रतर और समावेशी आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है इस डायमेंशन से लिंक ही ना किया हो। और अगर आपने लिंक नहीं किया तो क्या प्रश्न की आपने जो मांग समझी है वो पूर्ण है? नहीं है। अधूरी मांग समझकर अगर आप उत्तर दोगे फिर आपको लगेगा, या जो लिखेगा ऐसा उसे लगेगा कि मैंने लिखा तो बड़ा सुंदर था, सारी जानकारी भी दी थी, मुझे 5, 6, 7, 8 अंक ना मिलकर 2, 2.5, 3 अंक क्यों मिले? तो इसका कारण ये था कि आपने प्रश्न की मांग को सही से नहीं समझा। तो कुछ प्रश्न देखिए, पहले वाला क्वेश्चन कितना लेंथी था लेकिन एक एक पार्ट क्लियर था। ये प्रश्न कितना कॉम्पैक्ट है, यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि प्रश्न की मांग क्या है। और कैसे समझेंगे? की टर्म्स को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके उनको लिंक करो और लिंक करके अपनी भाषा में प्रश्न का अर्थ समझने की कोशिश करो कि अच्छा ये प्रश्न तो ये जानना चाह रहा है कि जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमें कैसे मिलेगा, और इसे डिस्कस करना है भारत के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे। तो अपनी भाषा में प्रश्न को समझना अत्यधिक जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा में अपने अनुसार अर्थ नहीं निकालना, जो कहा गया है उसी के अनुरूप अर्थ निकालकर अपनी भाषा में प्रश्न को समझना है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये पढ़िए, काफी लंबे चौड़े प्रश्न है, पढ़िए जरा और प्रोसेस कीजिए, क्योंकि बिना प्रोसेस कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। एक तो ये भी ध्यान देना, यूपीएससी जो हिंदी पूछता है वो अच्छे स्तर की होती है, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ अभ्यास करोगे ताकि पहले आप उनकी भाषा को समझ पाओ कि भाषा क्या कह रही है, तभी आप अर्थ निकाल पाओगे। तो भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। आप देखोगे ये तो सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा में था, ये बता दिया गया है कि हमारा संविधान कैसा है, जीवित यंत्र है ना, गतिशीलता की क्षमताओं के साथ बनाया गया। इसका अर्थ आप लोगों ने क्या समझा? जीवन संविधान है, हम उसमें बदल सकते हैं, हमने चीजों को फिक्स नहीं किया है ना, जड़ नहीं बनाया, सिंपल यही अर्थ है। चलिए, जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, आपको बेसिकली जब इस प्रश्न का उत्तर देना है तो मुख्य चर्चा द्वितीय भाग की करनी है। जो पहले आप देखोगे कि एक कल्चर है, यूपीएससी कुछ प्रश्न ऐसे पूछती है कि पहले 1-2 लंबी लंबी स्टेटमेंट होती हैं, वो प्रश्न से जुड़ी तो होती हैं लेकिन वो अपने आप में कुछ क्लियर कर रही होती है, आपको उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन देती हैं। लिखना का किसके बारे में है, जो उसके बाद दिया गया है। जैसे कि यहां पर क्या है, जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निरंतर आप देखोगे विस्तार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते रहते हैं नए नए, आपको मेन चर्चा उस बारे में करनी है। हाँ, आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में ये थोड़ा सा बता सकते हो कि कैसे भारत का संविधान जीवंत है, संशोधन की क्या क्या बातें की गई, कौन सा आर्टिकल है, सिर्फ इतना बता दो और उसके बाद मेन आप क्या एक्सप्लोर करोगे कि जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में कैसे निरंतर विस्तार हो रहा है। जैसे समय की मांग बदल रही है वैसे ही विस्तार हो रहा है। हमने अपने प्रावधानों को, अपने नियमों को, व्यवस्था को जड़ नहीं बनाया, इसीलिए प्रगतिशील समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे संविधान का जो भाव है, अर्थ है या इंटरप्रिटेशन है, वो भी विस्तारित हो रही है। तो आप समझ रहे हो कि एक लाइन दे दी गई है, उस लाइन का महत्व क्या है, सिर्फ इतना सा है कि आप उसे थोड़ा रेफरेंस में रखो और फिर एग्जैक्टली जो पूछा गया है उसके बारे में उत्तर दो। अगला देखिए, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है, इसे आत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ना। इसका अर्थ क्या है कि सीमित शक्ति है बदलने की, ऐसा नहीं कि असीमित है और आप कुछ भी कर दो संविधान में बदल के।
इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। मेन आपको क्या डिस्कस करना है, ये बताना है कि आर्टिकल 368 की जो शक्ति उसका इस्तेमाल करते हुए क्या हमारी संसद जो डॉक्ट्राइन ऑफ क्या है, किसका सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का जो सिद्धांत, उसे नष्ट कर सकती है। इसके संबंध में यहां पर आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं। बस जो पहले दिया गया है वो तो आलोक है जिसके संदर्भ में आपको समझना है। अच्छा, एक चीज आप और भी ध्यान दोगे, ये जो आलोक दिया जाता है ना, किसके आलोक में, इसके संदर्भ में, वो आपको हिंट भी देता है कि आपको किस तरफ झुकना है। थोड़ा हिंट आपको जरूर मिलता है। ये स्टेटमेंट खुद ही कह रही है कि परिसीमित शक्ति है, आत्यांतिक नहीं है ना। तो आपको जब अंत में जाना है तो भी आप इस दिशा में झुक सकते हो, और वैसे भी इस तरह के प्रश्न में आपका कंक्लूजन इसी दिशा में झुका होना चाहिए। बट अभी हम कंक्लूजन नहीं, बेसिक बात कर रहे हैं किसकी, मांग को समझने की। तो हमें क्या समझ में आया कि जिस भी तरह का प्रश्न हमसे पूछा जाए, चाहे प्रश्न आप देखोगे बहुत स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मांग आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर थोड़ा जटिल हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट पूछ ली गई है ना, या फिर आप देखोगे अगर पहले कथन दे दिया गया उसके बाद प्रश्न की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न की मांग क्या है और उसी के अनुरूप हमें उत्तर देना पड़ेगा। ये प्रश्न जिससे हमने शुरुआत की थी, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, इसकी मांग को लेकर भ्रम क्यों हुआ और क्या हुआ कि क्या बच्चे जो है, यहां पर ये जो मांग है ये किसके संदर्भ में है, क्या बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या बच्चे को पालने वाले। अब जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में ही इसका उत्तर निहित है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा है। तो देखिए, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों को दुलारता कौन है या कडलिंग कौन करता है, उनका पालन पोषण करने वाले स्वयं बच्चों के संदर्भ में तो ये बात नहीं कही है। तो अगर जो टर्म्स हैं उनको ध्यान से पढ़ोगे, सेंसिबल वे से उनका अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न की मांग क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने निर्धारित किया और आपको बता दिया कि नहीं यहाँ पर बच्चों को पालने वाले के संदर्भ में बात होगी, नहीं, ये मैंने नहीं, ये प्रश्न की मांग खुद निर्धारित कर रही है कि यहाँ पर आपको किस बारे में बात करनी है। तो क्लियर हुआ कि प्रश्न की मांग समझना जरूरी है, और मांग समझने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक एक स्टेप है, ध्यान से पढ़ो। अगर प्रश्न अपने आप में इजी है फिर तो विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है, एक एक भाग खुद बता रहा है कि क्या क्या बताना है, परफेक्टली फाइन। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी स्तर का कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्रश्न के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे हमने आधारिक अवसंरचना, तीव्रतर समावेशी विकास, भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में, उनको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके उनको जोड़कर मांग समझने की कोशिश करो। अब जब प्रश्न की मांग की समझने की बात होती है तो टेल वर्ड भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेल वर्ड अभी बताया था क्या है, अगर विवरण है तो मतलब आप उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। अगर डिस्कस की टर्म है या फिर डिस्कस टेल वर्ड है तो मतलब आपको 360 डिग्री एंगल से उस टॉपिक को एक्सप्लोर करना है। जितने सारे डायमेंशन होने चाहिए उस टॉपिक से जुड़े, आपको कोशिश करना है कि आप सब बताएं। आलोचनात्मक मूल्यांकन है तो जो दिया गया है उसे क्रिटिकल थोड़ा सा होते हुए, थोड़ा नेगेटिव अगर दूसरा भी पॉसिबल है पक्ष, दोनों की चर्चा करते हुए आप उसे इवेल्युएट करेंगे। तो प्रश्न की मांग को समझने में प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना, महत्वपूर्ण टर्म्स को अच्छे से अंडरलाइन करना, उनको लिंक करना, और अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई भी गलती हो सकती है तो एक बार अपनी भाषा में प्रश्न का अर्थ जरूर समझेंगे, इजी भाषा में मेंटली उसे प्रोसेस करेंगे और फिर उत्तर लिखना शुरू करेंगे। मांग क्यों जरूरी है? देखिए, परिचय आपका उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं गया किसी प्रश्न में, बिंदु आपने 2 कम लिख दिए, कंटेंट में फैक्ट्स इत्यादि जो आप डालते 1-2 आपने कम लिख दिए, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा अगर आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब तो सीधा सा है कि आपको कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। एक चीज और भी अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो
हमेशा बच्चे पूर्णतः आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, कुछ भागों में थोड़ा भटक जाते हैं, लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया। जैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, कहीं कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से वो लिंक भी हो गया, लेकिन आपने स्पेसिफिकली इंक्लूसिव ग्रोथ से नहीं लिंक किया, है ना। तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपका उत्तर प्रश्न की मांग से लिंक हो गया, थोड़े कुछ भाग में आप भटक गए, तो इससे भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो पूर्णतः आप भटक जाएं, कहा है उत्तर में जाने को, आप दक्षिण में चले जाएं, इस तरह की भी गलती हो सकती है। थोड़ा सा भी आप भटक सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, मांग को समझें और उसके बाद उत्तर लिखने की कोशिश करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म या प्रश्न ऐसा हो जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो, और फिर हम स्मार्ट गैस करके लिखने की कोशिश करते हैं। वहां अगर आप भटक जाएं तो उसमें फिर ज्यादा आपकी गलती नहीं, बट जो आता है एटलीस्ट उसमें नहीं भटकना है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विद्यमान फसल प्रतिरूप की चर्चा कीजिए, क्रॉपिंग पैटर्न। अब अगर किसी बच्चे को क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है, वो क्रॉपिंग पैटर्न को मिश्रित कृषि समझ ले रहा है जिसमें हम खेती पशुपालन दोनों कर रहे हैं, तो आप फसल प्रतिरूप की जगह मिश्रित कृषि की बात करोगे, फिर जो आपको आता है वही आप लिखोगे। ये हो गया पूर्णतः आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए। अब इसमें लिमिटेशन सब्जेक्ट मैटर की भी हो सकती है, कई बार आपको नहीं पता इसलिए भी आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो। दूसरा मैंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, उसमें तो कोई ऐसी की टर्म नहीं थी जो किसी बच्चे को ना पता हो। अगर हम सभी भागों पर ध्यान नहीं दे पाते, लिंक नहीं कर पाते, तो इस तरह के प्रश्नों में हम पार्शियली या आंशिक तौर पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाते हैं। समाधान क्या है? पढ़ना हो तो ज्ञान का स्तर बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको आती हो, और जहां लिखने की बात हो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करो, उनको लिंक करो और अपनी भाषा में, सरल सहज भाषा में प्रश्न का अर्थ समझकर फिर उसे लिखने की कोशिश करो। पहला चरण था अर्थ समझना, समझ लिया। अर्थ समझकर आप लोग दूसरा काम क्या करते हो? सीधा कंटेंट सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा है? यही तो हम गलती करते हैं, ये नहीं करना है। दूसरा काम क्या करना है वो अभी मैं बताती हूँ। दूसरा काम आपको स्ट्रक्चर डेवलप करने का करना है। ये प्रश्न का अर्थ मैंने समझ लिया, अब दूसरा काम, इस प्रश्न का उत्तर देते समय किस किस भाग को मैं डिस्कस करूंगी, ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि मोटा मोटा तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? देखिए, हमें भूमिका लिखनी है, हमें मेन बॉडी लिखनी है, हमें कंक्लूजन लिखना है। बट क्या हमेशा स्ट्रक्चर डेवलप करना इतना ही आसान होता है? नहीं ना, क्योंकि तो हमें पता है कि भूमिका, मेन बॉडी और कंक्लूजन, लेकिन ये जो मेन बॉडी है ना, इसे समझ पाना बड़ा टेढ़ा काम होता है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न अत्यधिक कॉम्पैक्ट पूछ दिए गए हैं, अपने आप में स्पष्ट नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा कि इस प्रश्न के उत्तर में किस किस बारे में बात हो सकती है। वो क्या हो गए? स्ट्रक्चरिंग के पार्ट हो गए। प्रश्न एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद शुरू हो रहा है, तो वास्तव में मेन बॉडी में हम लिखेंगे क्या? तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? हमें स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। इसलिए एक आदत होती है जो सही नहीं कि हम सीधा प्रश्न देखते हैं, पहले तो मांग ही ढंग से नहीं समझते, जितना समझा उसके बाद सीधा लिखने पर हम उतर जाते हैं कि हमें कंटेंट देना है, विषय सामग्री देनी है। नहीं, जब तक आप प्रश्न को सही से समझकर स्ट्रक्चरिंग डेवलप करके लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका उत्तर कभी भी टू द पॉइंट नहीं हो पाएगा, प्रश्न की मांग को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपको सदैव या तो औसत या बिलो एवरेज ही अंक मिलेंगे। इसलिए पहले प्रश्न को समझो और जल्दी से फटाफट उसकी स्ट्रक्चरिंग करो। ट्रस्ट में, शुरुआत में हो सकता है आपको ये काम करना बहुत लंबा लगे, लेकिन अगर आपने एक बार प्रैक्टिस शुरू कर दी, चंद सेकंड्स में प्रश्न देखते ही अर्थ समझते हैं आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये अच्छा, इस प्रश्न में मुझे इस बारे में बात करनी है। जैसे जरा इस प्रश्न की आप मुझे स्ट्रक्चरिंग करके दिखाएंगे। अगर ये प्रश्न आपको लिखना है, इसका उत्तर देना है, स्ट्रक्चर मतलब कौन कौन से भाग, भाग में जो हम फिल करेंगे वो क्या होगा? कंटेंट या विषय सामग्री। अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स की बात कर रही हूं कि ये हेडिंग हमें इस प्रश्न में लिखने चाहिए, वो क्या हो सकते हैं। 1 मिनट का समय है, विचार कीजिए।
बताएंगे क्या क्या लिखेंगे इसमें, बताइए जरा। जो आप लोग बताएंगे वही लिखा जाएगा, ठीक है, बताइए। सबसे पहले क्या आना चाहिए ये मैं बता देती हूँ, परिचय। इसके बाद का काम आप लोगों का है। अच्छा, परिचय क्या हो सकता है? चलिए, एक हमें तरीका पता चला, परिचय में हम परिभाषित कर सकते हैं। परिचय अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये तो जस्ट मैंने आपको दिया काम इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं बता देती हूँ परिचय के बारे में। आप परिभाषित भी कर सकते हैं, आप तथ्य भी शामिल कर सकते हैं। तथ्य कैसे? बहुत सारे तथ्य हैं कि हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करना होगा, गवर्नमेंट स्कीम भी 111 लाख करोड़ का टारगेट हमने बनाया है। आप ये भी बता सकते हो कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारी इधर उधर की चीजें हो सकती हैं, है ना। आप चाहो तो एक दो मामले में भारत किस मामले में कौन से रैंक पे है ना, सड़क नेटवर्क के मामले में कौन सा है, रेलवे के मामले में कौन सा है, ऐसे कुछ भी फैक्ट देकर आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे। अब इंट्रोडक्शन को हम साइड करते हैं, अब आते हैं मेन बात। मेन बॉडी में आप क्या डिस्कस करोगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहां पर आप लोग खुद देख लेंगे, जितने लोगों ने इस लाइन पे सोचा है वो सही है, नहीं है वो थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ बीआई लिखूं, हमें क्या बताना पड़ेगा कि अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे रैपिड या तीव्रतर इकोनॉमिक ग्रोथ या समृद्धि संभव है। इसके बारे में आपके पास जो कंटेंट है पहले भाग में आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर खर्च होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट कॉम्पिटेटिव होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको डिस्कस करके आप बता सकते हो कि इससे अंततः हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी का आकार बड़ा होने की संभावना बनती है। ठीक है, मैंने कंटेंट अभी नहीं डिस्कस किया, सिर्फ मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूं। दूसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समावेशी विकास। जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर हम सिर्फ शहरों तक सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ संभव हो पाएगी। और सिर्फ भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सामाजिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आप बता सकते हो कैसे? अच्छा, अब इन दोनों के मामले में आपको ये बताना है, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या आप इस प्रश्न में भारत की स्थिति क्या है इसकी चर्चा नहीं कर सकते कि कहाँ हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी कमी है जिसके चलते हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, या जो भी है। उसके बाद कुछ थोड़े से वे फॉरवर्ड देते हुए आपको समाधान बता देना। मैं यही नहीं कह रही कि यही एकमात्र तरीका है, यही अंतिम तरीका है, नहीं, इसमें भी रिफाइन करने की सदैव पॉसिबिलिटी रहेगी। बट आइडिया यहाँ पर क्या है, मैसेज क्या है, कि आपको पहले तोड़ना पड़ेगा कि देखिए इस बारे में मैं बात करूंगा या करूंगी, इस बारे में करूंगी, इस बारे में करूंगा या करूंगी, ये पार्ट आने चाहिए। और फिर इनमें आप कंटेंट सोचिए कि अच्छा इस बारे में ठीक है, ये 4-5 पॉइंट मुझे याद आए, यहाँ पर ये 6-7 चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है, और लास्ट में मेरा कंक्लूजन। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उसकी मांग को समझिए, मांग को समझने के बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग कीजिए, किस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या आ सकता है, और स्ट्रक्चरिंग करने के बाद फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए आपकी। हाँ, कंटेंट में ये चीजें हम शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने बताया शुरुआत में, आपको लग रहा है कि मैम ने तो इतनी 2 मुश्किल चीजें बता दी, 7 मिनट के आसपास तो टोटल समय मिलता है, 4 तो इन्हीं में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यकीन कीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देख रहे हैं और देखकर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्म का अर्थ क्या है? मैं नहीं कह रही कि आप सभी प्रश्नों का पूरा उत्तर लिख रहे हैं, सिर्फ प्रश्न का अर्थ समझ रहे हैं, फटाफट क्या क्या स्ट्रक्चरिंग, क्या क्या कंटेंट हो सकता है। अगर आप अभ्यस्त हो गए तो इस काम में 40 सेकंड से भी कम का समय लगता है। आप प्रश्न की मांग भी समझ लोगे और मेंटली उसे स्ट्रक्चर भी कर लोगे। आपको हमेशा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने आधा मिनट या जो है 40 से 50 सेकंड तक आपने प्रश्न को समझने में दे दिया। अगर 6 मिनट में आप लिख भी देंगे ना, तो भी आपका उत्तर उस स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा होगा जिसने बिना सोचे समझे सिर्फ 7 से 8 मिनट लिखने में दी है। क्योंकि आप जब समझ लेते हो तो अब आपको भटकना नहीं, आपको क्लियर है, फटाफट इस बारे में बात की, अगला हेडिंग इस बारे में बात की, अगला हेडिंग इस बारे में। आपको सोचने में ज्यादा समय नहीं देना, आप सीधा आप लाइन से उत्तर
लिखेंगे। इसलिए अधिकांश बच्चे, ये बहुत बड़ी कमी है, स्ट्रक्चरिंग नहीं करते हैं। सीधा प्रश्न देखा, जैसे मांग समझ में आई उसके साथ हम उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। प्रभाव क्या होता है कि हमारा उत्तर सदैव एवरेज या बिलो एवरेज की कैटेगरी में ही रहता है। और एवरेज और बिलो एवरेज कहने का अर्थ क्या है, एग्जामिनर ढूंढेगा कि 2-4 बिंदु तो चलो बच्चे के उत्तर में मिल गए जो इस टॉपिक के अनुरूप सही हैं, बाकी सारी चीजें उतनी सही नहीं है, या एक हिस्सा बच्चे ने लिख दिया, दूसरा हिस्सा लिखा ही नहीं। जरा आप सोचिए, 2 चीजों से लिंक करवाया था, अगर आपने इससे लिंक कर दिया, समावेशी से लिंक करना भूल गए, मतलब प्रश्न अगर ये 15 अंक का है तो लगभग 5 अंक के बराबर जो प्रश्न था उसका तो उत्तर आपने दिया ही नहीं है, तो आपको अंक भी फिर 10 में से ही मिलेंगे, फिर चाहे आपने जितना भी अच्छा क्यों ना लिख दिया हो। इसलिए स्ट्रक्चरिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान से आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना है। एक और एग्जांपल दूं, ये लिखिए, इसकी स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कीजिए। ये वाला पॉलिटी है, पॉलिटी आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। जी बताइए। इंट्रोडक्शन ठीक है, उसके बाद ठीक है, आर्टिकल 368 के बारे में आप परिचय में बता देंगे, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अच्छा ठीक है, फिर परिचय में 368 के बारे में क्या बताएंगे? ठीक है, ठीक है, देखिए आप 368 भी डिस्कस कर सकते हो। जो इस तरह के प्रश्न होते हैं उसमें स्ट्रक्चरिंग के मल्टीपल वे होते हैं, कोई वन फिट पॉलिसी नहीं है। ध्यान ये रखना है जो आप लिखें उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। आप चाहो तो 368 का हल्का सा रेफरेंस दे सकते हो, है ना, कि 368 में है कुछ मामले हैं जो आसानी से हम संशोधित कर सकते हैं, कुछ मामलों में आप देखोगे राज्य सबकी अनुमति, मतलब हमने लचीली व्यवस्था रखी। आप सिंपली ये भी बता सकते हो, इवन जो इन्होंने बताया वो भी काफी अच्छा है, आप केशवानंद भारती केस को कोट कर दीजिए सिंपल, या फिर आप जो मूल ढांचे के सिद्धांत है उसका जन्म कहां से होता है सिर्फ उसको वहां पर लिख दीजिए और फिर आगे अगले पार्ट्स को अप्रोच कर सकते हो। आपको ज्यादा वो केस पूरा क्या कहता है, ढांचा कैसे विकसित होता है, डिटेल में नहीं, सिर्फ हल्का सा आपको रेफरेंस देना है, उसके बाद आप मेन बॉडी की तरफ आ जाएंगे। दोनों तरीके हो सकते हैं। चलिए, बिल्कुल कर सकते। तो आर्टिकल 368 वही तो कह रहा है कि संसद की संशोधन में क्या भूमिका है, बिल्कुल आप उससे शुरू कर सकते हैं। ये दोनों 368 और आप चाहें तो मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है उसकी हल्की सी झलक देके शुरुआत कर सकते हो। अब आ गए हम मेन बॉडी में। मेन बॉडी में क्या कर सकते हो? हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, सही है। बट बेसिक बात क्या है कि एक पार्ट यहाँ पर ये आना चाहिए थोड़ा सा कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये कैसे इवॉल्व होता है, कैसे इसका विस्तार होता है, और इसके संदर्भ में
संसद की शक्ति किस प्रकार की है, और साथ ही क्या आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के केस डिस्कस नहीं करेंगे कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, और उनका समर्थन या सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए एंड में आप अपने निष्कर्ष या कंक्लूजन की तरफ आएंगे। तो बेसिक इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे होता है, 368 क्या कहता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ, उसके संदर्भ में संसद पर क्या प्रतिबंध है, संसद ने कब कैसी कोशिश की, कौन कौन से मामले आए। सारे मामले आप नहीं याद रख सकते क्योंकि आप जो है उस फील्ड में ही आपको अकेला नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। 2-3 मामले जितने आपको याद आए जो डिबेट में, क्योंकि प्रश्न तभी पूछे जाते हैं जब कोई टॉपिक डिबेट में होना, उनको कोट करके लास्ट में आपको अपने कंक्लूजन तक पहुंचना है कि आपको लगता है कि संसद की जो शक्ति है वो परिसीमित शक्ति है या आत्यांतिक शक्ति है। तो बेसिक ये 2-3 चीजें हैं जो इस प्रश्न के उत्तर में आनी चाहिए। बाकी ये प्रश्न ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपने अनुरूप इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, बट ये मूलभूत पहलू है जो इस प्रश्न के उत्तर में एटलीस्ट शामिल होने चाहिए। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनमें स्ट्रक्चर डेवलप करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है, और अगर हम नहीं कर पाते तो मैं बताती हूँ हम ऐसे प्रश्न में कैसे लिखते हैं। हमने कोई भी इंट्रोडक्शन लिखी, फिर हम संसद की शक्ति ये है वो है करते 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 हम बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किस किस बारे में हमें बात करनी थी। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये डॉक्ट्राइन क्या है, मामले जब उठे तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का क्या क्या हस्तक्षेप रहा, किस ओर निर्णय झुका हुआ था, और अंत में आपको क्या लगता है। जब ये क्लैरिटी है कि ये 3-4 बातें हैं जो इस प्रश्न के उत्तर में आनी चाहिए, तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करोगे, और जितना जरूरी है उतना ही एक भाग पर फोकस करोगे, आप बहोगे नहीं, और बहना है भी नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग पर काम कीजिए। और जब हम स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं तो अगला जो जरूरी पहलू हमारे सामने आता है वो क्या है, कंटेंट या विषय सामग्री। विषय सामग्री को लेकर आपका क्या तरीका रहता है। देखिए, अच्छे उत्तर लेखन के लिए अच्छी विषय सामग्री आपके उत्तर में आए, उतना ही जरूरी ये भी होता है कि आप जब अध्ययन कर रहे हैं तब आप इस बात पर ध्यान दें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे एग्जाम तक कैसे लेकर जाओगे। तो इसकी शुरुआत पढ़ने के स्तर पर ही हो जाती है। आप ये सोचो कि सिर्फ मैं लिखने बैठूं तब मुझे अच्छी अच्छी चीजें याद आ जाएं, लेकिन पढ़ते टाइम कोई मशक्कत या मेहनत ना करनी पड़े तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले जो पढ़ रहे हो उसे ध्यान से पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझें, प्लस टॉपिक पर आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कंसेप्ट हम समझ जाते हैं, हम नहीं भूलते हैं। जो भूलते हैं वो क्या रहता है, हम तथ्य भूल जाते हैं, डेटा, एग्जाम्पल, रिपोर्ट, केस स्टडीज होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक आप तैयार करिए, फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ या स्वास्थ्य ही तैयार किया, तो स्वास्थ्य के बारे में मोटा मोटा फैक्ट कि कितना जो है सरकार स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, कितना लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, स्वास्थ्य के मामले में 1-2 अच्छी रिपोर्ट, कुछ अच्छी केस स्टडीज आपके पास हो, उनको आप ब्रीफ नोट्स में लिख कर रखेंगे ताकि जब आप उनको बार बार रिवाइज करें तो आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें अच्छे से जाएं और आपके उत्तर में सामने आ जाएं। आप ये सोचो कि कितनी मोटी किताब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लाइक लक्ष्मीकांत फॉर एग्जाम्पल, है ना, पूरी किताब पढ़ रहे हो और आप ये सोचो कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो आपको उस प्रश्न से जुड़े हुए सारे बिंदु, सारे तथ्य, सारी बातें याद आ जाएंगी, तो आप गलत कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहते हो कि आंसर्स में क्वालिटी आए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कुछ संक्षिप्त नोट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें एग्जाम्पल, डेटा, केस स्टडी, ये सारी चीज़ें हो ताकि बार बार आप उनको रिवाइज करें और एग्जाम हॉल तक आप चीज़ों को कैरी कर पाएं। और सामान्य भूल यही होती है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ नहीं रहे, कुछ को छोड़ दो तो अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें हमें आलस्य आता है। हम पुस्तकें कितनी भी पढ़ देंगे लेकिन एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता। हम पढ़ लेंगे लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट निकाल कर नोट्स बनाने पड़ रहे हैं या कहीं लिखना पड़ रहा है, उसमें हमें आलस्य आ रहा है। और फाइनल आउटकम क्या होता है कि बहुत पढ़ने के बाद भी आपके आंसर्स अच्छे नहीं जाते। और मेन प्रॉब्लम अगर हिंदी मीडियम की कॉपीज में मैं कहूँ तो यही है। हमें बातें आती हैं, हमें तर्क आते हैं, लेकिन हम तर्कों को प्रमाणित नहीं कर पा रहे, हम डेटा नहीं दे पा रहे, हम एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे, हम केस स्टडीज नहीं दे पा रहे, जिसके चलते हमारे उत्तर औसतन हो जा रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं हो पाते। तो सबसे पहले विषय सामग्री आपकी पुस्तक से आपकी जो है कॉपीज तक आए, इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पढ़ने के स्तर पर काम करना है और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा आपको, लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास कैसे करेंगे?
लिख लिख कर। अगर चीज़ों का आप बहुत डिटेल में लिखने के आदी हैं तो कोशिश करें कि धीरे धीरे एक ही सेंटेंस को बार बार, आपने एक कॉपी लिखी, एक टेस्ट लिखा, घर जाके कुछ प्रश्नों को उठाइए और कोशिश कीजिए कि मैं ब्रीफ में कैसे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो संक्षिप्त में लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। कंटेंट में शायद किसी का एक डाउट भी था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ें हम पहले लिखें और क्या बाद में लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा प्रश्न पर, वो प्रश्न आपको खुद बताएगा कि क्या चीज़ें पहले आनी चाहिए और क्या बाद में आनी चाहिए। जैसे विधायिकाओं में, जिसमें हमारी जो है लोकसभा भी आ गई, संसद भी आ गई और राज्य विधायिका भी आ गई, विधायिकाओं में अध्यक्ष की भूमिका को लेकर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अध्यक्ष के पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, 20, 30, 40, क्या आपने पूरी लिस्ट सूची याद की हुई है कि कौन कौन सी शक्तियां आनी चाहिए? और मान लीजिए आपको याद भी है 10, 15, 10 मार्कर क्वेश्चन है, आप सिर्फ 6, 7 या 8 ही लिख पाओगे। आप मुझे ये बताएंगे कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या विधायिकाओं के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो किन शक्तियों को आप प्राथमिकता के साथ लिखेंगे? जो चर्चा में है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जैसे कि दल बदल बिल किस प्रकार का, इसका निर्धारण कौन करता है? अनुशासनात्मक कार्यवाहियां कौन करता है? तो ये जो बिंदु रहेंगे इन्हें हम प्राथमिकता से लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है ना कहीं अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन किसी ना किसी कारण से बना है, अगर ये लिंक है, आपने करंट अफेयर को भी सही से समझा है, पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि अमुक प्रश्न क्यों पूछा गया है और इसमें किस तरह के कंटेंट या विषय सामग्री को वरीयता देनी चाहिए। बाकी चीजों को फिर आप थोड़ा सा सेकेंडरी करते चले जाओगे। दूसरा, ये डायमेंशन भी हटा देते हैं, कई बार स्टैटिक से प्रश्न भी आ सकते हैं। अब आपको मान लीजिए बिंदु लिखने हैं, कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए बिंदु लिखने हैं। तो एक तो हम लिखते हैं कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए, बहुत ही औसतन स्तर के बिंदु हैं। ये तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में फिट कर सकते हैं। अच्छा, आप जरा सोचिए कि आपके पास कुछ अच्छे बिंदु हैं, आप उनको छोड़ के पहले शिक्षित और जागरूकता लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। पहले जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं उनको लिखना चाहिए ना। तो जब आप उत्तर लेखन करोगे तो आपको खुद ही अनुभव के साथ ये समझ में आने लगेगा कि किस तरह की चीज़ों को हमें ऊपर लिखना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को हमें नीचे लिखना चाहिए। और अगर मुझे बहुत सारे बिंदु याद आ रहे हैं तो कौन से वो 5, 6, 7 बिंदु हैं जो होने ही होने चाहिए, कौन से वो बिलो एवरेज हैं, अगर जिनको मैं ना भी लिखूं तो मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि अब तो एग्जामिनर को भी पता है कि शिक्षित जागरूक करना तो समाधान है ही, उसके अलावा आप और क्या बता सकते हो वो आप बताइए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका कंटेंट क्वालिटी भी आएगा। कब आएगा? जब पहले आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो, साथ ही आपने लिखने का अभ्यास किया है। शुरुआत में हो सकता है आपने जो पढ़ा आप उसे लिंक नहीं कर पाओगे, घर आकर जब आप अपनी कॉपी देखोगे आपको देखते ही याद आएगा कि अच्छा यहाँ तो ये एग्जाम्पल डाला जा सकता था, यहाँ तो ये फैक्ट डाला जा सकता था, एग्जाम में मेरे दिमाग में नहीं आया। कुछ दिन ये अभ्यास कीजिए, फिर जो चीज़ घर पे दिमाग में आ रही है वो एग्जाम हॉल में भी दिमाग में आने लगेगी, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। सेम चीज करंट अफेयर की। करंट अफेयर को जब आप पढ़ रहे हो तो आपने टॉपिक से लिंक करके पढ़ा है कि देखिए अगर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहा हूं तो ये सब्जेक्ट के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, आपने अच्छे से लिंक करके उसे पढ़ा है। अगर आपने उसे लिंक करके पढ़ा है और उस टॉपिक के बारे में प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो मैं इस प्रश्न में कोट कर सकता हूं। जैसे फिर से मैं एग्जांपल दे रही हूं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन का। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर करंट अफेयर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। गवर्नमेंट नए टारगेट बनाती है, खर्च के नए टारगेट घोषित करती है, स्कीम आती है। लाइक जब ये प्रश्न पूछा गया तो उससे पहले असेट मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम आई थी ना, ये सारी स्कीम। अब अगर आप जब उन स्कीम्स को पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में ये क्लैरिटी है या आपने लिंक कर लिया कि ये स्पेसिफिक स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जहां नोट्स बनाए हैं जिसमें तथ्य डेटा की मैं बात कर रही हूँ, बहुत डिटेल नोट्स की नहीं, उसमें गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये 3, 4, 5 कदम उठाए हैं, वो भी आपने नोट किए हुए हैं। जानकारी थी करंट अफेयर की। जब भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप आंसर लिखोगे आप बता दोगे कि इस दिशा में सरकार ये कोशिशें कर रही है। तो पहले आपको लिंक करना पड़ेगा करंट अफेयर को टॉपिक के साथ, है ना, संक्षिप्त नोट्स में उसे लाना पड़ेगा। चाहे आप ज्यादा डिटेल में मत लिखिए, पूरी स्कीम मत लिखिए, सिर्फ ये लिख लीजिए कि इस तरह की स्कीम है, 1-2 टारगेट
बस ये स्कीम है, इतना लिख लीजिए, आप देखोगे आपके नोट्स से वो चीज़ आपके आंसर्स तक आ जाएगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी मेहनत है ना बीच में, जो हम करने में थोड़ा सा आलस्य या थोड़ी देरी कर जाते हैं, इसे हटाना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं, हम पेपर भी लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ते टाइम उन किन चीज़ों पर ध्यान दें कि इन चीज़ों को पेपर तक लेकर जा पाएं, ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के केस में यही कनेक्शन नहीं होता। या फिर जो दूसरी कमी है वो क्या है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम लेखन अभ्यास कर ही नहीं रहे। तो अगर ये दोनों कमियों पर आपने काम कर लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका खुद से भी कभी डाउट नहीं होगा कि मेरे को आंसर राइटिंग को लेकर ये डाउट है, क्योंकि हम खुद भी अपना उत्तर देखकर समझ जाते हैं कि क्या कमियां हैं, कहाँ पर काम करने की जरूरत थी, और बाकी रिटर्न फीडबैक तो हमें मिल ही जाता है। तो कैसे क्वालिटी कंटेंट का आप इस्तेमाल करेंगे अपने उत्तर में, इसका एग्जाम्पल है रवि सिहाग की ये कॉपी है। प्रश्न पढ़िए जरा, पहला इधर वाला। भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, उत्तराधिकार में भूमि लेना है ना, पितृतंत्र सौदाबाजी, संपत्ति देकर वापस लेना की प्रथा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, राजनीतिक सक्रियता, कानूनों को सामाजिक स्वीकृति, इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं एकदम संक्षिप्त, एकदम ब्रीफ में। आप पाओगे कि आज के समय में आपके पास चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का समय ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ सीखनी है कि आप क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखें, जो बेसिक की टर्म है, बेसिक इश्यूज हैं, वो आपके उत्तर में कैसे आए और कैसे आप उन्हें संक्षिप्त में लिख जाएं, ज़्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मैं दूसरा कंपैरिजन आपको बताऊं, कुछ बच्चे कैसे लिखने लगते हैं, सिर्फ पितृसत्तात्मक व्यवस्था की चर्चा करने लगे तो यहाँ से यहाँ तक वही नहीं खत्म होता। एक्चुअल में ऐसा होता है, और इन्होंने कितने संक्षिप्त में मल्टीपल पॉइंट यहां पर दिए हैं। और आगे देखिए जरा, क्या किया जाए, पुरुष पक्ष में संवेदनशील बनाया जाए, संपत्ति साझा है ना, गर्व की भावना, महिला जागरूकता, शिक्षा देकर, सरकार मजबूत, कानून मजबूत, प्रवर्तन मजबूत, संस्था मजबूत, भागीदारी। कितना संक्षिप्त में टर्म्स को यूज किया। ये टर्म्स ऐसी हैं जो सब अपना अर्थ खुद दे रही हैं। ये चीज ध्यान रहे, संक्षिप्त में लिखना है तो इस ढंग से कि अर्थ स्पष्ट हो। जहां कोई ऐसी की टर्म आप यूज कर रहे हो जिसका अर्थ सभी को ना पता हो, तब आप उसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है क्वालिटी कंटेंट का एग्जाम्पल कि कितना संक्षिप्त में कितने सारे डायमेंशन उन्होंने यहां पर दिए हैं। अब जरा देखिए तथ्यों के इस्तेमाल का उदाहरण। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों के लिए हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक गेम चेंजर हो सकता है। आयात खर्च $100 बिलियन का आयात हर वर्ष तेल, उच्च ऊर्जा घनत्व गैसोलीन की तुलना में 3 गुना अधिक, नवीकरणीय दायित्व ये हैं, ग्रीन मोबिलिटी मिशन, फ्यूल सेल। जहां जहां जो तथ्य जरूरी था उसके सामने उन्होंने तथ्य देने की कोशिश की है। तो जब आप जो जरूरी फैक्ट्स हैं उनको लेकर आ पाते हैं, कंसाइज वे में अच्छे पॉइंट्स दे पाते हैं, आपके पॉइंट्स में आपका जो कंटेंट अगर उसमें डाइवर्सिटी होती है तो वही अच्छा कंटेंट होता है। जहाँ एग्जाम्पल की जरूरत है वहां पर आप एग्जाम्पल भी दीजिए, फ्यूल सेल का एग्जाम्पल है, ग्रीन मोबिलिटी मिशन का एग्जाम्पल है, यही अच्छे उत्तर होते हैं। हमारी सिर्फ एक ही कमी रहती है कि हम विस्तारित करके 1-2 बिंदु जानते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, और जो जानते हैं उसके बारे में भी हमारे पास तथ्य नहीं होते। अब इसमें भी ध्यान देना और ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेंगे, तथ्य हम सबने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, लेकिन हमने कहीं नोट डाउन नहीं किया होता, ब्रीफ नोट्स नहीं होते, मल्टीपल रिविजन नहीं होता, न्यूज़पेपर में कभी पढ़ लिया, कभी मैगजीन में पढ़ लिया, कभी स्टैटिक बुक्स में पढ़ लिया, वो याद नहीं आता, एग्जाम में हमारे उत्तर बिलो एवरेज हो जाते हैं। तो ट्रस्ट मी, अच्छे उत्तर लिखना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमें लगता है। बस कुछ गैप्स हैं जिनको भरना पड़ेगा, और ये मन में आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हमें एक्टिवली कोशिश करनी है। अब हम पैसिव स्टूडेंट नहीं बनेंगे, हम एक्टिव स्टूडेंट बनेंगे, और पैसिव और एक्टिव में यही अंतर है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसिव भी पढ़ते हैं, एक्टिव भी पढ़ते हैं। पैसिव जो पढ़ते हैं वो पढ़ने में ही खोए रहते हैं, एक्टिव वो जो पढ़कर उससे आउटकम में बदलने की कोशिश करते हैं, वो विद्यार्थी आपको बनना होगा। इंट्रोडक्शन का जहां तक सवाल था, सबसे पहले
तो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में ये समझ होनी चाहिए कि कितने तरीके से परिचय लिखा जा सकता है, तभी आप उस डायरेक्शन में सोचोगे। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, आपको पता है समसामयिकीकरण से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आप की टर्म भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप गवर्नमेंट स्कीम्स इत्यादि डाल के भी शुरू कर सकते हो, करंट अफेयर में किसी और कारण से चर्चा में आप वो डाल के भी शुरू कर सकते हो, आप डेटा फैक्ट भी डाल सकते हो। सेम चीज़ सोसाइटी सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस में भी आपको मिलेगी। बट क्या यही लिबर्टी आपको इतिहास और भूगोल के प्रश्नों में मिलेगी? नहीं मिलेगी। इतिहास में आप पृष्ठभूमि दे सकते हो, जो सीधा पूछा गया है उससे शुरुआत कर सकते हो। भूगोल में अगर संसाधन आधारित कोई प्रश्न है या क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर से लिंक होकर कोई प्रश्न बन रहा है, आप बिल्कुल करंट अफेयर डाल दोगे, क्योंकि हर जगह तो आज एनवायरनमेंट और डिजास्टर है, आप डाल दोगे। लेकिन बेसिक कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, अब उसमें अब आप कोई भूगोलविद तो बन नहीं सकते कि कोई नया सिद्धांत डालें, कुछ भी नवाचार करेंगे। तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई जो की टर्म पूछी गई है, जो फिनोमिना पूछा गया है, उसी के बारे में आप संक्षिप्त में बता दें। तो यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उसका मैसेज क्या है कि ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में किस किस तरह की इंट्रोडक्शन बन सकती है। हर सब्जेक्ट में एक प्रकार की इंट्रोडक्शन नहीं बन सकती, पहली ये चीज़ क्लियर है। अब जब ये चीज क्लियर है और आप जा रहे हो जीएस 3 पेपर का उत्तर देने, जिसमें इकोनॉमी है, साइंस टेक है, डिजास्टर इत्यादि है, हायर पॉसिबिलिटी आप करंट अफेयर से इंट्रोडक्शन जोड़ सकते हो, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं। हायर पॉसिबिलिटी है आप डेटा फैक्ट यूज कर सकते हो, अगर की टर्म आए तो पॉसिबिलिटी है आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पेपर 3 को लेकर ये मेंटल क्लैरिटी आपको मिली कि ये तरीके हो सकते हैं जिनसे अच्छी इंट्रोडक्शन लिखी जा सकती है। अब दूसरे स्टेप पर आप क्या करोगे, जब जीएस पेपर 3 के सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो तैयार करते टाइम कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो की टर्म पर ध्यान दोगे, पता नहीं कब परिभाषा लिखनी पड़ जाए। कोई मेजर फैक्ट है, पता नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड कब मेन बॉडी या इंट्रोडक्शन में लिखने का अवसर मिल जाए। अच्छा ये टॉपिक इसलिए करंट अफेयर में है, वो भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये सारा काम आपको पढ़ते टाइम करना पड़ेगा और फिर चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। और जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है आपको तथ्य याद हो गया, ठीक है आपको करंट डायमेंशन भी पता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी मैंने देखी, जो सबसे साधारण तरीका है। साधारण तरीका क्या है? की टर्म को डिफाइन करना। अधिकांश बच्चे बहुत सारे प्रश्नों में इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी परिभाषा सही नहीं होती, क्योंकि हम तोड़ के चीजों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। जब आपको सूखा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, परिभाषित करना पड़े तो सूखे को हम क्या जानते हैं? जल अभाव की स्थिति क्या है? सूखा है ना। आपदा हम किसे कहते हैं? और सारी चीजें छोड़िए, आप मुझे बताएंगे आपदा क्या है। अगर आपको एक औपचारिक परिभाषा इसकी लिखनी पड़े, जो आप परीक्षा में लिख सकते हो, आम बोलचाल की बात मैं नहीं कर रही, इतना हमने पूरा सब्जेक्ट हमें पता है डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपसे मैं पूछूं कि आपदा क्या है, आपको ये लिखना है, या आपदा प्रबंधन क्या है, यही आपको लिखना है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सोचिए जरा। ठीक है, इन्होंने बताया सामान्य जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपदा प्रबंधन है। क्या ये सही है? सामान्य जीवन में क्या सदैव आपदाएं आती? हमें भोजन चाहिए सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए, एनर्जी चाहिए, क्या उन सब का प्रबंधन आपदा प्रबंधन है? दिशा सही थी लेकिन परिभाषा सटीक नहीं थी। डिजास्टर क्या होता है? नेचुरल क्लैमिटी सुनी है, प्राकृतिक घटनाएं, जब उनके साथ सुभेद्यता जुड़ जाती है तो वो किस में बदल जाता है? आपदा में। सुभेद्यता क्या हो सकती है? सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। नेचुरल हजार्ड कब होता है? जब सोचिए रेगिस्तान में भूकंप आया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो क्या है? एक प्राकृतिक परिघटना। लेकिन अगर उसी स्थान पर लोग रह रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, भवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो रही है, लोगों की आजीविका जा रही है, तो वो प्राकृतिक जो परिघटना थी वो किस में बदल जाएगी? आपदा में, क्योंकि उसमें सामाजिक आर्थिक वल्नरेबिलिटी या सुभेद्यता जुड़ गई। क्या मैं आपको अभी डिजास्टर या डिजास्टर प्रबंधन पढ़ाना चाह रही हूँ? नहीं, सिर्फ एक मैसेज देना चाह रही हूँ, और जो आप क्लैरिटी से लेंगे। मैसेज क्या है कि की टर्म्स पर ध्यान दीजिए। हम पढ़ने के क्रम में पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया होगा, आप सबको सेंदाई फ्रेमवर्क पता होगा,
है ना। आपको और जितने सारे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है पता होगा, आपको ये पता होगा थोड़ी दिन पहले भगदड़ मची थी, आपको ये पता होगा थोड़े दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन आपदा क्या है वही नहीं पता। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ें तो क्लैरिटी से पढ़ें। अब मेरा अगला प्रश्न, क्या हम रटेंगे परिभाषाओं को? नहीं, सिर्फ परिभाषाओं के घटक निकालिए। जैसे आपदा की मैंने बात की, तो आपदा का घटक क्या था? प्राकृतिक परिघटना प्लस सुभेद्यता। सिर्फ ये दो चीज अपने नोट्स में लिख कर रखिए, इनको जोड़कर एक परिभाषा आप खुद ही बना दोगे कि जब प्राकृतिक परिघटनाओं के साथ सुभेद्यता जुड़ जाती है। और सुभेद्यता आपको पता है, जैसे कि सामाजिक सुभेद्यता, लोगों का जीवन जा रहा है, कुछ लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक सुभेद्यता, लोगों की आजीविका, रोजी रोटी प्रभावित हो गई, तो ये क्या कहलाता है? आपदा। जो किसी भी समाज की कार्य निष्पादन क्षमता, उत्पादकता या जो गतिविधियां उनको नकारात्मक ढंग से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मेन क्या है? सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का संयोजन। इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल था, बाकी की टर्म्स को भी तैयार करके रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल तैयार करके रखने पड़ेंगे। करंट में टॉपिक क्यों है तैयार करके रखना पड़ेगा। मेजर डेटा फैक्ट भी आपको रखने पड़ेंगे। जब इतनी चीजें आपके ब्रीफ नोट्स तक होंगी ना, तब आप देखोगे कि जो हमें परेशानी होती है ना कि उत्तर शुरू कैसे करें, वो परेशानी होगी ही नहीं। परेशानी का मुख्य कारण क्या है? एक तो हमने कुछ चीजें तैयार करके नहीं रखी, वो याद नहीं आती कि अब शुरू करें तो कहां से करें प्रश्न को। दूसरा, अब अगर हमें अर्थ पता भी है की टर्म का, तो वो एक आइडिया है, क्लैरिटी नहीं है। इसलिए आप देखोगे, आप उत्तर लिखते होगे तो एक कमेंट आता होगा कि परिभाषा ठीक है और प्रभावी बनाएं। कि ठीक तो अब इतना पढ़ा है तो ठीक ठाक तो हम लिख देंगे, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। और इसके लिए अब मैं आपको कुछ टॉपर्स की कॉपी की इनसाइट देती हूं। आप बेसिक सूचना देकर भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, डेटे का इस्तेमाल करके भी परिभाषा करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, भारत में बंधुआ श्रम के संकट को सफलतापूर्वक उन्मूलित करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो यहां पर क्या किया? प्रश्न किस बारे में है? बंधुआ श्रम। आर्थिक, सामाजिक या अन्य दबावों में व्यक्ति का जबरन अपने श्रम को गिरवी रखना बलात् या बंधुआ श्रम कहलाता है। क्या इस परिभाषा में कुछ मुश्किल था? लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से इस परिभाषा को लिखा गया है। आगे देखिए, डेटा आधारित IUU बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ना, जहां अवैध, अनरिपोर्टेड या असूचित और अनियमित मत्स्य सब्सिडी को समाप्त करना संधारणीय मत्स्य को सुनिश्चित करने हेतु परिकल्पित है, वहीं इसके इर्द गिर्द अनेक चिंताएं विद्यमान हैं। इस मुद्दे पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुए विवेचना कीजिए। अब मत्स्य अपने आप में एक सेगमेंट है ना। जब हम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पढ़ते हैं तो अलाइड एक्टिविटीज या संबंध गतिविधियों में हम मत्स्य को पढ़ते हैं। आप देखना, तथ्य भी मैं आपको कभी भी सुझाव नहीं देती, चाहे इकोनॉमी की बात करें यहाँ या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की, बहुत डिटेल फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेजर फैक्ट है अगर वही आपको याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। जब आप मत्स्य तैयार करोगे टॉपिक, तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भारत मत्स्य पालन में कौन से नंबर पे है ना, या मत्स्य संसाधन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। इस बच्चे ने कोई और बहुत जाकर कि स्वच्छ जल मत्स्य इतना है और समुद्री जल मत्स्य इतनी हिस्सेदारी, कोई डिटेल तथ्य नहीं दिए, सिंपल। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मछली पालन का, और मत्स्य पालन में 7.7 या आप लगभग 8% भी कह सकते हो कि भारत हिस्सेदारी रखता है। इस स्टूडेंट ने यहाँ पर इस प्रश्न में मत्स्य में भारत की हिस्सेदारी के तथ्य लिखते हुए अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है। अब आगे इस प्रश्न से जुड़े हुए और पहलू हैं, उनको ये एक्सप्लोर करेगा। क्या इस तरह के तथ्य कि MSME की क्या भूमिका है ना, टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी स्थिति क्या है, मोटा मोटा 1-2 फैक्ट, मत्स्य क्षेत्र में क्या है, एग्रीकल्चर में हम कहाँ हैं, ये तो आपको सदैव सुझाव दिया जाता है। ब्रॉडर सेट ऑफ फैक्ट है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो भी है तो भी आपके आंसर्स में क्वालिटी आ जाएगी। हर एक डिटेल फैक्ट जो करंट अफेयर की मैगजीन या इधर उधर दिया रहता है, आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा एक टॉपिक से जुड़े हुए 4-5 तथ्य तैयार कर लीजिए, 1 से अधिक स्थानों पर वो यूज हो जाएंगे, बस आपको यूज करना आना चाहिए। आगे देखिए, अब इसी टॉपिक को अगर आपको करंट से लिंक करना होता, आपको पता है कि इस तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, आप बता दो कि
WTO के कौन से सम्मेलन में ऐसा हुआ है? सिंपली आप ये बता दो, ये क्या हो गया? करंट लिंक्ड आपकी जो है शुरुआत। तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल स्कोप होते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या जानकारी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये तरीका बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास वो जानकारी ही नहीं है तो क्या आप उसका यूज कर पाओगे? नहीं। तो दिमाग में रखो कि ये 3, 4, 5 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल इस विषय की जब प्रश्नों की शुरुआत करनी हो तो किया जा सकता है। जब प्रश्न आपके सामने आता है तो आपका दिमाग इतनी कैलकुलेशन खुद ही कर लेता है कि देखिए इस प्रश्न में मेरे पास ये जानकारी है तो इस तरह की इंट्रोडक्शन मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। लेकिन पहले थोड़ी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये देखिए, करंट आधारित अंतरिक्ष मलबे से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा कीजिए, साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए हाल के दिनों में की गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए। हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा 16,000 से अधिक सैटेलाइटों को निम्न भूकक्षा में स्टारलिंक में स्थापना अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को पुनर्चर्चा में लाई है। तो करंट में क्या हुआ? सिंपली ये बता दिया गया है। और आप देखोगे किसी का भी परिचय ओवर डिटेल नहीं है, 3, 4 लाइन, 4.5 लाइन मैक्सिमम, इतना ही परिचय लिखा है। यानी परिचय का जो वेटेज है वो लगभग कितना होता है? आपको जो वर्ड लिमिट मिली है उसका 15%। अच्छा, 150 का 15% कितना होगा? 100 का 15% कितना होगा? 15। 150 में लगभग 7 और जोड़ दीजिए, मतलब 20 से 22, 23 शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप परिचय में कर सकते हो। उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। तो जो मैसेज है अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए, हमें झिझक क्यों होती? क्योंकि हमने पहले से तैयारी नहीं की होती। जिस सब्जेक्ट में जिस तरह की इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, डेटा की पॉसिबिलिटी है, तैयार करके लिखिए। देखिए, डेटा आपको अलग से इंट्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं करना है। जो ओवरऑल उस टॉपिक को लेकर डेटा तैयार कर रहे हो, वो टॉपिक देखते ही याद आ जाएगा कि अच्छा इस चीज को इंट्रोडक्शन में डाला जा सकता है। बस की टर्म्स को जरूर अच्छे से तैयार करना, या कोई भी परिघटना या कोई भी ज्योग्राफिकल या अन्य तरह का फिनोमिना है, क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि अवसर मिले तो आप उसे लिख दे। तो इस तरह की तैयारी पढ़ते टाइम करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे लेखन अभ्यास कीजिए। कई बार हो सकता है अच्छी तैयारी के बावजूद भी आपका परिचय विस्तारित हो जाए। आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आप संक्षिप्त में लिखें, टू द पॉइंट लिखें। कई बार मैंने क्या देखा है कि बच्चे कुछ और नहीं, प्रश्न में पूछा गया उसी को इंट्रोडक्शन में दोहरा देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एक प्रश्न हमने देखा था ना कि संविधान संशोधन की शक्ति आत्यांतिक नहीं है, परिसीमित है। कई बच्चे अब देखोगे इसमें वही लाइन लिख के आ जाएंगे। क्यों लिखना है? आज के समय में प्रतिस्पर्धा है, हर जगह आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। आपका इंट्रो, आपकी मेन बॉडी, आपका कंक्लूजन, सारे स्थान पर क्वालिटी देनी पड़ेगी। सिर्फ शब्द लिखने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। तो तैयारी अच्छी से कीजिए कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। लेखन अभ्यास कीजिए, संक्षिप्त लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, टॉपिक से जुड़ी हुई लिखिए। अगर कोई तथ्य हमें याद आ रहा है तो हम कहीं से भी रैंडमली उठा के नहीं लिखेंगे, अगर विषय से जुड़ा हुआ है तो ही लिखेंगे। जहां स्टूडेंट की मैंने कॉपी दिखाई, टॉपिक मत्स्य सब्सिडी के बारे में था और भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, तो भारत में मत्स्य क्षेत्र की क्या स्थिति है ये हम बता सकते हैं। ये लिंक है, अनावश्यक तौर पर कुछ भी नहीं। हम यहाँ पर पशुपालन का डेटा नहीं दे सकते, बागवानी का डेटा नहीं दे सकते, जो रेलिवेंट है वो ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रश्न की मांग को समझना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, क्वालिटी कंटेंट देना है, और उसके बाद हमने देखा कि हमें इंट्रोडक्शन अच्छी लिखनी है, कैसे पढ़ते टाइम ध्यान दें, कैसे अच्छी इंट्रोडक्शन या परिचय लिखें, इस बारे में हमने बात की। अब बात आती है प्रस्तुतिकरण की। आज के समय में बच्चे नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रेजेंटेशन अच्छा होना क्यों जरूरी है? ठीक है, एक व्यवस्थित थाली सुंदर सजी हुई, खाने का मन करता है, चाहे टेस्ट जो अव्यवस्थित थाली उसका भी वैसा ही हो। लेकिन अगर आपको दोनों थालियों में से एक को सेलेक्ट करने के लिए दिया जाए तो पहला इंप्रेशन किसका पड़ रहा है? जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही क्या है? प्रस्तुतिकरण है। तो ये महत्व है प्रस्तुतिकरण का, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा महत्व है। जो मेजर महत्व है वो ये है कि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिन चीज़ों को आप लिखने में अत्यधिक शब्दों का इस्तेमाल करके लिखते, बेहतर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। आप एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि आप एक जो परिपाटी चली आ रही है आप उसी पर नहीं सोचे, उसके बियॉन्ड भी सोच पा रहे हो। जब जरूरत है आप ग्राफ, आप मानचित्र, आप फ्लो चार्ट, आप पाई चार्ट सबका इस्तेमाल भी कर पा रहे हो।
तो इसलिए प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें आप जो है चीज़ों को इफेक्टिव वे से प्रेजेंट कर पाते हो, कम शब्दों में प्रेजेंट कर पाते हो, और आपकी पर्सनैलिटी के जो डायनामिक पहलू है वो एग्जामिनर तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए प्रस्तुतिकरण जरूरी है। लेकिन प्रस्तुतिकरण को लेकर मेरे अपने कुछ अनुभव हैं, वो मैं बताना चाहूंगी। जब मैं कॉपीज देखती हूँ तो कई बार देखा गया है कि प्रस्तुतिकरण की एक होड़ लगी हुई है, लाइक कुछ भी नहीं सूझ रहा तो हम बहुत ज़्यादा स्कैटरग्राम क्या होते हैं वो मैं पहले बताना चाहूँगी। ये देखिए, कहीं भी कुछ भी ऐसे लिखा, इधर उधर 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 कोने ऐसे बनाया, इधर उधर ऐसे बनाया, इधर उधर, जो भी सब तरीके क्या कहलाते हैं, स्कैटरग्राम। बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तरीकों का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन सीमित ढंग से। आप जरा सोचिए, आपके सामने कॉपी आई, बच्चे ने 20 के 20 प्रश्नों में एक तरीका लेकर लिखना शुरू कर दिया। आप बोर नहीं हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, है ना? तो जहां इस तरह के तरीके का अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें संक्षिप्त में बिंदु लिखने हैं, ज़्यादा डिटेल में आप उनको विश्लेषित नहीं करोगे, आप इस तरह के तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। बोरियत नहीं आए, डाइवर्सिटी रहे, ये जरूरी है। कहीं आप इस तरह के तरीके का इस्तेमाल कर दो, कहीं पर अगर ग्राफ बन सकता है तो ग्राफ बना दो, कहीं पर कुछ और तरह के डायग्राम बन सकते हैं तो और तरह के डायग्राम बनाओ। एक ही तरीके का अंधानुकरण नहीं करना है। कुछ प्रश्नों में अगर आपको लग रहा है कि पैसेज विधि सही से जा रही है तो पैसेज बनाकर लिखो, जहां आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, क्योंकि चीजों को हमें थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। जहां सिंपल पॉइंट लिखने हैं, आप बुलेट पॉइंट तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ कुछ स्थानों पर आप स्कैटरग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी आपके जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है उसमें विविधता होनी चाहिए। दूसरा, प्रस्तुतिकरण का हर तरीका हर जगह पर काम नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी को पता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम बात करते हैं। तो जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अभी हमने अवसंरचना की ही बात की। मान लीजिए भारत में अवसंरचना की स्थिति बेहतर होती है। अवसंरचना की स्थिति बेहतर होने से क्या होगा, हमारी लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी तो हमारे उत्पाद क्या हो जाएंगे, कीमत प्रतिस्पर्धी। इससे मांग बढ़ेगी घरेलू और विदेशी बाजार दोनों में। तो कुछ टॉपिक ऐसी होते हैं जिनमें चीजें फ्लो में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा होता है, वहां फ्लो चार्ट का इस्तेमाल होता है, हर एक स्थान पर नहीं। दूसरी बात, जब आपको टॉपिक या जो इंफॉर्मेशन आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देना चाह रहे हो उसको लेकर क्लैरिटी होती है, तब आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो कोई भी तरीका हमें आंख बंद करके यूज नहीं करना है, कहाँ कौन सा तरीका सही जा रहा है। मेरी पर्सनल क्या स्ट्रेंथ है, फ्लो चार्ट हर एक बच्चे से नहीं बनता। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ ताकि आप इस्तेमाल से पहले बनाकर देखें। पहले मॉक टेस्ट में इस तरीके का इस्तेमाल करें, आपको लग रहा है कि आउटकम आपके पक्ष में है, तब फाइनल कॉपी में आप इन सब तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। तो प्रस्तुतिकरण को लेकर मार्केट में काफी कुछ चल रहा है। ध्यान से, संयमित ढंग से, अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण की टूल्स का इस्तेमाल करना है। एक बच्चे की कॉपी मैंने और देखी, बच्चे ने क्या किया, मेरी मानचित्र बनाने की कला काफी खराब है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये मैप है भारत में कोयला इंडस्ट्री के मामले में, मान लीजिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है। आपने बड़ा ही सुंदर, मैं तो कहती हूं इससे सुंदर और पूरा मैप आपने बना दिया, बट मैं करूं क्या इस मैप का जब आपने इसमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं डाली? क्या मुझे नहीं पता कि भारत का मानचित्र कैसे दिखता है? कहने का मतलब क्या है कि कई बार ये देखा गया है कि हम मैप बनाते हैं लेकिन मैप्स में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं डालते कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसके चलते वो मैप प्रभावहीन हो जाते हैं। ये तो कुछ ही बच्चे करते, पता नहीं क्या सोच के करते, लेकिन कुछ अधिकांश जो करते हैं वो मैं बताती हूँ। आधी अधूरी जानकारी हम डालते हैं, वो नहीं करना है प्रॉपर। आप एक मानचित्र में अगर मान लीजिए आप कोयला इंडस्ट्री भी दिखाना चाह रहे हो, आयरन इंडस्ट्री भी, तो एक बॉक्स बनाओ, इंडेक्स बनाओ और उसमें लिखो कि देखिए ये इस इंडस्ट्री को दिखा रहा है, ये इसको, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो, तब आपका मानचित्र प्रभावी होगा, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं,
मानचित्र भी बना दिया और जो जो था उसको अत्यधिक डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। मतलब आप दोहरा लेबर कर रहे हो, दोहरा काम कर रहे हो और आपके पास उतना काम करने का समय भी नहीं था। तो जो चित्र मानचित्र के माध्यम से दिखाई गई हैं जो चीजें, उनको आप संक्षिप्त में आगे एक्सप्लेन करोगे ताकि आपके शब्द बचे। और यही तो महत्व है प्रस्तुतिकरण के इन तरीकों का कि कम शब्दों में आप अधिक से अधिक चीजों को दिखा पाए। एक और गलतफहमी है, और एक एक गलतफहमी जो है वो बड़ी ही सही है, ध्यान देना। ये मत सोचना कि किसी दूसरे ने ऐसा किया तो हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं, ये आम गलतफहमियां हैं। मेरे सामने एक मानचित्र है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, या फिर कोई दूसरा मानचित्र या दूसरा कोई ग्राफ मेरे सामने है जिसमें भूकंपीय तरंगों का आंतरिक भागों में गति दिखाई गई है। मैं देख रही हूँ एनसीईआरटी में, क्लास में मुझे टीचर ने पढ़ाया, मैंने देख लिया, अच्छा ये ये हो गया। अब मैं इस ग्राफ को बना दूंगी, इस मानचित्र को, इस डायग्राम को बना दूंगी। जब मैं बनाने लगती हूँ तब कंफ्यूजन होता है, ये प्राइमरी वेव्स किधर जा रही थी, ये सेकेंडरी वेव्स यहाँ से कहाँ जा रही थी, वृष्टि छाया क्षेत्र किस से किस डिग्री पर था। एक्चुअल में यहाँ पर मेरा मैसेज है वो ये है, जब आप बनाने बैठते हो ना तब आपको पता चलता है कि कितनी बातों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया था जब आपने उस डायग्राम को देखा था, और आपने ये मान लिया कि सिर्फ देखकर आप हूबहू अच्छा डायग्राम फाइनल एग्जाम में बना देंगे। सिर्फ आपकी बनाने की आर्ट अच्छी होने से काम नहीं चलता, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब मैं बनाने लगूंगी ना कि देखिए ये है ना, ये अच्छा ये यहाँ से यहाँ जा रही थी, अच्छा ये यहाँ आ रही थी, ये यहाँ जा रही थी, यहाँ से यहाँ कौन सा डिग्री था, क्या था, तब एक्चुअल में पता चलता है कि कंफ्यूजन क्या था। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण के तरीकों का संयमित और विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना है, पहली चीज। दूसरा, तरीकों में विविधता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जब आप तरीकों का इस्तेमाल करो तो पहले घर पर एक बार अच्छे से, या जब आप टेस्ट दे रहे हो उनमें अच्छे से अभ्यास कर लो, फिर जाके उन तरीकों का इस्तेमाल करो। और चौथा, उनके माध्यम से जो सूचना दो वो पूरी और पर्याप्त होनी चाहिए। और साथ ही आप आधी चीज, पूरी चीज आप ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हो फिर उसको डिटेल में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। अगर आपने ग्राफ, मानचित्र इत्यादि के माध्यम से दिखाया है तो आप उन्हें संक्षिप्त में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल में इसकी अभी आपको दिखाती हूं, ये देखिए। यहां पर वित्त आयोग की संरचना के बारे में एक प्रश्न है। बच्चे ने सिंपली अध्यक्ष कौन है, शेष 4 सदस्य कौन है, सिंपल एक ग्राफ टाइप फॉर्म देकर यहां पर चीजों को बता दिया गया है। प्रेजेंटेशन क्लियर लग रही है? अच्छा, ये देखिए, संविधान के सामान्य उद्देश्यों का प्रतिबिंबन, संप्रभु, लोकतंत्र, एक एक पॉइंट क्लियरली यहां पर लिखकर बता दिया गया। कुछ चीजें सीखने की भी हैं, खिचड़ी नहीं पकानी है। आपके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनमें पर्याप्त गैप होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको अंडरलाइन करेंगे, है ना। शब्द अत्यधिक पास या अत्यधिक दूर तो उससे आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। जो अच्छी चीजें हैं वो सीखें, जो खराब है उनको छोड़ दें। कई बार ऐसे छोटे छोटे डायग्राम, कुछ इनमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चूंकि हम सोचते नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करते। सिंपल, शक्ति का पूर्ण पृथक्करण या आदर्श, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कहीं कुछ क्रॉस है ही नहीं। सिंपल छोटा सा मानचित्र है। अच्छा, ये देखिए, यहां पर लोकसभा के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति, टेबल बनाकर साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है, धन विधेयक के संदर्भ में क्या है, संविधान संशोधन के मामले में क्या है, महाभियोग के मामले में क्या है, एक टेबल के माध्यम से। आप इसे पॉइंट के माध्यम से लिखते, यहां पर इन्हें टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया गया। ये देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आर्थिक स्वरूप, किसान, उद्यम सहायता, देखिए इस तरह से लिंक बनाकर चीजों को यहाँ प्रेजेंट किया गया। कार्यपालिका और विधायिका, ये देखिए दोनों में जहां हमें शक्ति का प्रतिकरण नहीं या ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और ये देखिए मैप का कितना अच्छा यूज किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ वैध सीमा पार प्रवाह को संतुलित करने के लिए भारत को एक स्मार्ट सीमा प्रबंधन की आवश्यकता है। तो सीमाएं कहाँ पर क्या है ना, अलग अलग स्थान पर सीमा पार चुनौतियों को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या सिर्फ मैप बनाने से काम चल जाता है जब तक आप चुनौतियों को नहीं दिखाएंगे। ये देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति, टेबल बनाकर यहां पर कंपैरिजन किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप कहाँ ला सकते हो, प्रेजेंटेशन में ला सकते हो और अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हो। यहाँ पर तटीय रेखा से इतने नॉटिकल मील तक ये है, यहाँ तक ये है,
अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना हमारे, इनको यहाँ पर एक छोटे से जो है डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए स्कैटोग्राम टाइप तरीका, ये देखिए बॉक्स में डालकर एक एक नीचे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। कहने का मतलब है कि प्रस्तुतिकरण को आपको प्रभावी बनाना है, बोझिल नहीं बनाना है, ये चीज़ ध्यान रहे। और जो अच्छे तरीके हैं उनका इस्तेमाल करना है, विविधता आपके तरीकों में होनी चाहिए। जो भी तरीके आप प्रेजेंटेशन के एग्जाम में यूज करना चाह रहे हैं पहले उनका अच्छे से अभ्यास कर लें, और जो भी आप तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके माध्यम से अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वो प्रभावी ढंग से दे। साथ ही ये भी देख लें कि प्रश्न की मांग किस प्रकार की है, कहां पर कौन सा तरीका यूज हो सकता है। जहां पर कोई भी तुलना है, टेबल का तरीका हो सकता है, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, आप टेबल बनाकर कंपैरिजन कर सकते हैं। जहां पर कहीं फ्लो संभव है आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट, हर तरह के टॉपिक या क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें यूज हो सकती हैं, उस पर भी ध्यान दें। अनावश्यक तौर पर जो तरीका आपको आता है उसे सारे जगह पर फिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी तो प्रेजेंटेशन में पैसेज के बीच पर्याप्त गैप होना चाहिए, लाइंस के बीच जितना गैप हो, फ़ॉन्ट साइज का भी ध्यान देंगे, अंडरलाइन बॉक्स में डालना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाती हैं। तो एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। हमने प्रश्न को समझ लिया, हमने स्ट्रक्चरिंग की, हमने मेन बॉडी में कंटेंट पर क्या क्या हम काम कर सकते हैं ये भी देखा, परिचय भी हमने देखा, प्रस्तुतिकरण भी हमने देखा। अब जो लास्ट है हमारे सामने वो है निष्कर्ष। पहला प्रश्न, क्या निष्कर्ष लिखना चाहिए? बिल्कुल निष्कर्ष लिखना चाहिए। जरा सोचिए, मैं यही माइक ऑफ करूं क्लास से बाहर, आप ये सोचते रहेंगे कि मैंने ऐसा आखिर क्यों किया, क्या कारण था, क्या मेरी क्लास खत्म हो गई थी, कोई अर्जेंसी थी जीवन में, था क्या जिसके चलते मैंने ऐसे ही एंड कर दिया। एक होता है फाइनल मैसेज देकर एंड कर दिया कि ठीक है क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, आपको मैसेज गया। यही महत्व निष्कर्ष का है। अब्रप्ट एंडिंग से हमें बचाता है कंक्लूजन, और आज के समय में तो कंक्लूजन का और भी महत्व है। मैंने पहले बताया आज के समय में बच्चे कहीं भी शब्दों को व्यर्थ नहीं कर रहे, कंक्लूजन में भी कुछ ना कुछ वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। या तो एसडीजी से लिंक कर देते हैं, या कोई डेटा फैक्ट या कोई आर्टिकल है उससे लिंक कर देते हैं, या फिर अपने कंक्लूजन में कोई समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिकांश प्रश्नों में तो आपको ये स्कोप मिलेगा कि आप अपने निष्कर्ष में क्या लिख दें, समाधान लिख दें, वे फॉरवर्ड लिख दें। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं बार बार देखती हूं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में हो, वे फॉरवर्ड के बाद भी अलग से कुछ निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता होती है। क्या लगता है आपको? हमने वे फॉरवर्ड समाधान दे दिया, कोई भी प्रॉब्लम थी उसका समाधान दिया, उसके बाद क्या हमें अलग से कंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं। देखिए, ये मैं बहुत जगह पर भ्रम देख रही हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड देते हैं और वे फॉरवर्ड देने के बाद 4-5 लाइनों का इस्तेमाल करके कंक्लूड कर रहे हैं। वर्ड लिमिट आपको ये अलाउ कर रही है? नहीं कर रही। तो जब 10 नंबर का क्वेश्चन है वहां तो क्लियर कट सजेशन है कि जो आपका वे फॉरवर्ड है वही आपका कंक्लूजन है। आप चाहो तो एक लाइन से सिर्फ कंक्लूड कर सकते हो कि इस प्रकार या इस तरह से समाधान संभव है, खत्म। 15 मार्कर क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, वहां पर फिर भी आप थोड़ा सा ये चीज ट्राई कर सकते हो कि आप वे फॉरवर्ड दो, लेकिन वहां भी 5-6 लाइनें लिखकर कंक्लूजन नहीं, वहां भी 2 से 2.5 लाइन तक आप फाइनली अपने आंसर को कंक्लूड कर दोगे। क्योंकि इससे ज्यादा वर्ड अगर आपने कंक्लूजन में कंज्यूम किए तो कहीं ना कहीं आपके उत्तर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो दोनों चीजें आपको अलग से जीएस के आंसर्स में ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूजन आना चाहिए, पता चल गया क्यों आना चाहिए। कंक्लूजन किस किस प्रकार के हो सकते हैं जरा ये एक बार हम देख लेते हैं। सारांशित, हम सारांश दे सकते हैं। कुछ प्रश्न आपसे कोई निष्कर्ष मांग रहे हैं, आप संतुलित निष्कर्ष दे सकते हो। जैसे कि प्रश्न अभी हमने देखा कि क्या संशोधन करने की शक्ति परिसीमित है, तो आप बैलेंस कंक्लूजन यहां पर दे सकते हो। आप कुछ सुझाव भी दे सकते हो, भविष्योन्मुखी निष्कर्ष भी दे सकते हो। और इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पर। ये देखिए, आप देखोगे संक्षिप्त में विचार विमर्श करके निष्कर्ष दिया है कि इस प्रकार औपनिवेशिक आधुनिकता का उद्देश्य भले ही ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना था, लेकिन इससे अनजाने में भारतीय नेतृत्व को आधुनिक मूल्यों से परिचित करवाया, जिसकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया से प्रारंभिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। सिंपली इन्होंने सारांशित करके यहाँ पर अपना
निष्कर्ष लिख दिया। संतुलित निष्कर्ष देखिए, लाभों एवं हानियों को देखते हुए सरकार द्वारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर प्रतिबंध स्थापित करने हेतु विनियामक ढांचा स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस करने की ना पूर्णतः प्रतिबंध, लेकिन पहले हमें विनियामक ढांचे की सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा भारत को रक्षा प्राधिकरण एवं नौकरशाही गतिशीलता के द्वारा रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, है ना, की स्थापना करनी चाहिए। मतलब कोई स्कीम या वो जो भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण है वो देकर यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की है। मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। ये देखिए, सिंचाई संबंधी समस्याओं के विकास से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसाई जो है कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से प्रति बूंद फसल, हर खेत को पानी इत्यादि समावेशी सिंचित व्यवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या क्या हो सकता है उस बारे में बता दिया है। अच्छा, एक तो ध्यान देना, स्क्रीन बड़ी इसलिए शब्द आपको इतने फैले हुए लग रहे हैं। जब ये कॉपी में थे तो ये कॉम्पैक्ट ही थे, तो आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा इन लोगों ने तो बड़ा गैप दे देकर लिखा हुआ है, ऐसा ही हमें लिखना है। नहीं, ये स्क्रीन बड़ी है इसलिए आपको ये शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब आइडिया क्या मिला कि आपको परिचय के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके का निष्कर्ष लिखा जा सकता है। क्या ये हम अपनी इच्छा से निर्धारित कर लेंगे? नहीं, प्रश्न की मांग पर निर्भर करेगा। अगर कोई प्रश्न आपका व्यू पॉइंट मांग रहा है तो डेफिनेटली लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या बनता है आप वो देंगे। अगर कुछ ज्यादा प्रश्न की डिमांड नहीं है तो आप सारांशित करते हुए या किसी डायमेंशन से कि अरे ठीक है हम गरीबी पर काम कर लेंगे तो एसडीजी लिंक हो जाएगा हमारा ना, उस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, कोई प्रश्न अगर ऐसा है जिसमें चुनौतियां, मुद्दे या बाधाएं थी, आपको समाधान देना ही पड़ेगा। प्रशासक हो, प्रशासक का काम क्या है? समाधान या सॉल्यूशन देना। इसमें भी एक सुझाव है, जरा इस पर ध्यान देना। हम सामान्यतः क्या देते हैं? सुझाव देते हैं, समाधान नहीं देते। जैसे आपने मुझसे पूछा कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, या किसी एक कंपोनेंट के बारे में पूछ लिया कि प्रश्न की मांग कैसे समझी जाए, है ना, मैं आपको उस मामले में सिर्फ सुझाव दे दूं, हाँ हाँ प्रश्न की मांग समझो, समझनी चाहिए, ये ना बताऊं कि ये आप कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। आपका दोस्त तनाव में है किसी भी कारण से, आपने सुझाव दिया तनाव छोड़ दो, अच्छे जीवन के लिए यही जरूरी है, लेकिन तनाव छोड़ें कैसे? इतना आसान होता तो सभी नहीं छोड़ देते, किसको मजा आ रहा है टेंशन में रहने में? तो आप तनाव छोड़ने की बात कह रहे हो, ये सुझाव है, और उसे छोड़ने के तरीके बता रहे हो, ये समाधान है। सामान्यतः हम सिर्फ सुझाव ही देते हैं, समाधान नहीं देते। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज की क्लास के बाद एटलीस्ट आपके दिमाग में ये जाए कि सुझाव और समाधान अलग है, और जहां आपके पास कोई समाधान है एटलीस्ट वहां तो आप समाधान देने की कोशिश करें। हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है, लेकिन जहां है वहां तो दें। पढ़ते टाइम ध्यान दें कि क्या हम कुछ समाधान निकाल पा रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिएगा। अच्छा, ये आर्टिकल इन्होंने शायद डाला ही नहीं है। हाँ, ये देखिए, स्पेसिफिक एक आर्टिकल में लेकर आई, कोई उद्देश्य आपको कुछ पढ़ाना नहीं है। हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, और बात हम समाधान देते हैं कि दूर कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन हम समाधान नहीं देते, अधिकांशतः हम सुझाव देते हैं। तो कभी भी कुछ भी आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, स्टैटिक बुक पढ़ रहे हो, उसमें मुख्य फोकस आप किस पे रखोगे? समाधान पर। सुझाव तो हम अपनी तरफ से भी जोड़ के लिख देंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके, 8 क्रिएटिव वेव्स, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? मानव पशु कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। पहला है स्टोर बे लाइट। ये लाइट होती है, टाइम टू टाइम प्रकाश इधर से उधर फेंकती रहती हैं। जो पशु होते हैं उनको क्या भ्रम जाता है कि कोई किसान है जो टॉर्च जला रहा है, तो वो किसान के जो खेत होते हैं उनके आसपास आने से हिचकिचाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक समाधान। आगे देखिए, नेचुरल बैरियर, ये बहुत सारी जगह पर देखा गया है, स्पेसिफिकली एलिफेंट के बारे में केस स्टडी, और कुछ राज्यों, कुछ देशों ने ऐसा किया भी है, जैसे तंजानिया। फेंसिंग करते हैं हम, बाधा क्रिएट करते हैं ना, उसमें क्या है कि अगर आप बीज मधुमक्खियों को पालकर जहां किनारे हैं आपके खेत या किसी के भी, उनको रखते हैं तो एलिफेंट सामान्यतः उनसे इरिटेट होते, उस क्षेत्र में नहीं आते। अगर आप फेंसिंग करते हो, वहां पर चिली पीपर का
जो मिक्सचर है उसका इस्तेमाल करते हो तो हाथी वहां पर नहीं आती। ये क्या हो गया? समाधान हो गया। अच्छा, डिस्गाइज, ये कहा जाता है टाइगर के बारे में। टाइगर के बारे में कहावत आपने सुनी होगी कि टाइगर पीछे से वार करता है। एक तरीका लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, और ये भारत में भी इस्तेमाल होता है, जहां पर टाइगर या बिग कैट पॉपुलेशन है, पीछे लोग मास्क लगाते हैं ऐसे। टाइगर को ये भ्रम होता है कि इधर भी मुख है और वो पीछे से वार नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए जिससे टाइगर से, जिन क्षेत्र में इस तरीके का इस्तेमाल किया गया, टाइगर से होने वाला वार कम हो गया। एलिफेंट इत्यादि के कॉलर में हम चिप लगा रहे, जिससे उनका मूवमेंट हम ट्रैक कर पाते हैं। हमें पता चलता है कि कब वो वन्य क्षेत्र से बाहर निकल के मानवीय क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है, लोग पहले ही सचेत हो जाते हैं। ये पढ़ाना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या है? आप ये समझ पाओ कि सुझाव और समाधान में क्या अंतर है। तो जब आप ये बताओगे कि हम स्टोरबे लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली पेपर स्प्रे एग्जाम्पल भी है कि कुछ राष्ट्रों ने ऐसा किया है। टाइगर के मामले में कृत्रिम मुखेटे का इस्तेमाल किया जा सकता है, हम जो है चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से, कुछ परंपरागत हैं, कुछ नवीन तकनीक आधारित है, जिनका इस्तेमाल करके हम पशु मानव टकराव को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया समाधान। हमें करना चाहिए, शासन को कदम उठाने चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, अतिक्रमण रोकना चाहिए, सारी बातें हैं। लेकिन ये क्या है? वो बात जो आप भी करेंगे तो वो भी करेगा, तो वो भी करेगा, कोई क्वालिटी डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। क्वालिटी डिफरेंस अच्छे काम करने से क्रिएट होता है, अच्छी बातें करने से। और अच्छी बातें करने के लिए पहले अच्छे स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब पढ़ते टाइम आप सुझाव की जगह समाधान पर ध्यान दोगे तो कुछ क्वेश्चंस में, मैं ज्यादा नहीं कहती, 20 में एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन में एक दो समाधान भी आपने दिया तो एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा कि बच्चा सिर्फ रटने के लिए चीजों को नहीं पढ़ के आ रहा है ना, ये सिर्फ लिखना है इसलिए बात नहीं कर रहा है। बच्चा दिमाग का इस्तेमाल करता है और जहां संभव है वहां समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी कर रहा है। तो जब इन सारे कंपोनेंट्स पर आप पढ़ते टाइम क्या कर सकते हो, उन पहलुओं पर भी ध्यान दोगे और लिख लिख कर धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, है ना, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करोगे, तब काम होगा। इसलिए उत्तर लेखन ना सिर्फ लिखने से पूरा होगा, ना सिर्फ पढ़ने से सुधरेगा, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। और जो बच्चा इस गैप को ब्रिज कर पाता है वही अच्छे उत्तर लिख पाता है, वरना पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं, कभी अच्छे उत्तर में उनकी पढ़ाई कन्वर्ट नहीं हो पाती। अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप अपने लिए क्या चाहते हो। सिर्फ पढ़ते रहना है, इतने नंबर ऑफ बुक्स पढ़ ली इसका प्रतिमान स्थापित करना है? नहीं, 5 ही पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो और इस ढंग से पढ़ो कि उसका परिणाम आपको मिले, उसे परीक्षा में आप इस्तेमाल कर पाओ। जब ये एटीट्यूड, ये नजरिया डेवलप होगा, चाहे फिर प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप हर जगह अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। और आई होप कि मैं ये मैसेज कन्वे करने में सफल हो पाई। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लेखन अभ्यास कीजिए, पढ़ते टाइम जरूर ध्यान देना, क्योंकि मुझे पता है कमी कहाँ है ना, और फिर उसे आंसर्स में लाने की कोशिश कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। आंसर लिखने की कला आपको आ जाएगी, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे की चीज़ इंद्रजीत सर आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और एक प्रश्न के साथ आपका लाइव आंसर राइटिंग स्किल टेस्ट भी होंगी कि आप कितना सीख पाए हैं। तो इसके साथ अभी आपका सेशन कुछ और टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। मेरे पार्ट से इतनी ही जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को देनी है। इतने शांति धैर्य से बातों को सुनने के लिए और क्लास में किसी के भी नहीं सोने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जागते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।